करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। निजं कृति भयकारक सिंहं सज्जन तारक विपुनर सिंहं दुष्ट सुदारुण दुर्धर सिंहं समर दुरंधर जय नर सिंहं विशाल। जब खबर उठे स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 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 मेरे अंदर हमेशा आईपीएस बनने का सपना था। मैंने जब भी फॉर्म भरा हमेशा आईपीएस भरा। मैंने कभी आईएएस को पहला चॉइस नहीं दिया और किसी सर्विस को पहला चॉइस नहीं दिया। रितेश जी के बारे में जब मैं पहली बार पिछली बार मिला था, आज से 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, तो मुझे लगा कि आईआईटी किया हुआ लड़का ये कितना आईआईटी दिल्ली से आईआईटी कर रहा है, वो चाहे तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को एंडोर्स कर दे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से खाली नाम जुड़वा ले तो उनका पैकेज लाखों में हो सकता है। सिर्फ नाम जोड़ने पे लाखों का पैकेज इनको मिल सकता है। अगर वहाँ जाके 1 घंटा बिता दे तो और भी मिल सकता है, तो अगर 10 दिन वहाँ पढ़ा दे तो और भी इनको मिल सकता है। लेकिन उन्होंने उस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से दूर, मुझे आश्चर्य हुआ जब रितेश ने जब यहाँ पे इस संस्था के खोलने के बारे में बात की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये लड़का ठीक है, क्या यहाँ पे आके दिल्ली बॉम्बे जाता, वहाँ पे पढ़ाता, करियर अपना पैकेज बढ़िया उठाता, सब कुछ करता है, यहाँ पे वापस आना तो बहुत चरित्र कैरेक्टर के बहुत शो करता है कि आप अपनी मिट्टी को वापस देना चाहते हैं। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आपके बीच में वापस रितेश आए हैं और उन्होंने आज इंडिया का T20 अंडर 19 कैप्टन है ईशान किशन, सब जान रहे होंगे, यहीं का लाल है। रितेश यहाँ के हैं, आपके इस ब्लॉक के हैं। तो बच्चों, जगह से किसी टैलेंट का कोई मेधा का कोई वो नहीं, मैचिंग नहीं है। जो समय को नहीं पहचानेगा वो पीछे रह जाएगा। घर में आई है माँ सरस्वती के रूप में, उन्होंने अपने दूध को भेजा है, इसका फायदा उठाइए। रितेश जैसे देखिए, आपको रितेश जो है खुद आईएससी उन्होंने बिहार बोर्ड से किया है। निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से,
तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो। क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ मिलकर नवादा का IITian रितेश कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद करेगा। जिले के पकड़ी बरवा प्रखंड के रेवार गांव का रहने वाला रितेश दिल्ली IIT का रिसर्च स्कॉलर है। अब वो कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद की तैयारी में है। का मिशन है नवादा जिला, फिर आगे इसको हम पूरे बिहार में करेंगे, भारत में करेंगे और अल्टीमेटली गोल है कि मतलब जितना हम मैक्सिमम कर सकें। तो अभी तो इस बार 31 लगभग लोग पहुंचे हैं, उसको मैं युवराज भाई के पास, उनके टीम मेंबर के पास मैं इस चीज को रखूंगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है स्कॉलरशिप देके उनको आर्थिक मदद। और अब देखो छोड़ देना, ठीक है, और इनको भी छोड़ देना। और सबसे अच्छी बात यह है कि और कोई भी चीज तुम खरीदोगे तो उसको लोग चुरा सकता है और भाग सकता है, फिर सर को दौड़ना पड़ेगा पकड़ने के लिए। लेकिन अगर विद्या तुम अर्जित कर लिए तो उसको कोई चुरा नहीं सकता। यही बताना है। और विद्या धन जो अर्जित करता है उसका कोई दायरा नहीं होता है। कोई राजा है तो उसका एक साम्राज्य होता है जहाँ तक वो पूजा जाता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग जो विद्या धन जिनके पास है उनका कोई दायरा नहीं होता है, हर जगह पूजे जाता है। तो अगर खर्च करना है तो विद्या पे खर्च कीजिए और इसको कोई चुरा भी नहीं सकता। कुमार, मैं IIT दिल्ली का छात्र हूँ और IIT दिल्ली से बीटेक करके हमने जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब को छोड़ दिया और अभी देश और दुनिया को बदलने की मनसा अपने अंदर रखकर रिसर्च कर रहा हूँ। और ये जॉब छोड़ने के पीछे मेरा ये उद्देश्य था कि हम जिस परिवेश से आए हैं, हम ऐसे जगह से आए हैं, यहीं पे पकड़ी ब्राह्मा रेवार गाँव है हमारा, जहाँ पे हमको भरपेट जो है भोजन नहीं मिलता था। तो ऐसे जगह से निकल करके IIT दिल्ली जैसे प्रेस्टिजियस संस्था तक पहुँचने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए और बढ़ जाती है और इसके लिए जो है हमने जॉब को छोड़ा। और इसके अलावा मैं अपने खाली समय में जब भी छुट्टी होता है तो लोगों के बेटरमेंट के लिए एजुकेशन में मैं काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगहों पे जा करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। और इसके अलावा क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ मिलकर भी हमने बच्चों का स्कॉलरशिप दिलवाया। अभी हमारे साथ पकड़ी ब्राह्मा के प्रखंड विकास पदाधिकारी आदरणीय श्री अखिलेश कुमार सर हैं, पकड़ी ब्राह्मा के BDO सर, और नवादा जिले करके ऐसे जो भी बच्चे हैं जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर हमारे सर मेडिकल लाइन से भी हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को हमारे सर अखिलेश सर जो है गाइड करें, कुछ चीज़ें बताएं। और मैं पिछले कुछ दिन में अनाउंस भी किया था इन चीज़ों को। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग हैं वो कुछ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि एक सर का जो इस सेवा में, प्रशासनिक सेवा में आने के पीछे क्या उद्देश्य है, किस वजह से, मतलब सर को कैसे लगा कि हमें इस सेवा में आना चाहिए। आमतौर पे जो हमारा सोसाइटी है उसमें ये होता है कि अगर घर में 3 बेटा है, जैसे मैं 3 भाई हूँ सर, तो बड़ा बेटा जो है वो डॉक्टर बनेगा, मंझला बेटा जो है इंजीनियर बनेगा और छोटा बेटा जो है वो प्रशासनिक सेवा में जाएगा। तो ये ऐसा होता है। या फिर दूसरी चीज़ ये भी होता है सर कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसको साफ करने के लिए कहा जाता है कि अगर तालाब में गंदगी है तो उसको साफ करने के लिए आपको तालाब में उतरना पड़ेगा। तो ये वजह होती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि क्या वजह था आपने इस सर्विस को क्यों चुना। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाल करके और इतना अच्छा सोशल कॉज के लिए आपने आगे आया। आप अपने जॉब जो आपने जैसा कहा मल्टीनेशनल कंपनी में जो जॉब थी उसको आपने छोड़ करके और समाज के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए आपने समय जो आप निकाल रहे हैं, दे रहे हैं, इसके लिए हम सब आपका आभारी हैं। और खासकर पकड़ी ब्राह्मा के प्रखंड विकास पदाधिकारी के हैसियत से आप इस प्रखंड से जुड़े हुए हैं, तो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। और खासकर जब आप समय निकाल रहे हैं, जैसा आपने कहा कि मेरा जो एम था वो समाज के जो लोग पीछे जो छूटे हुए हैं या समाज को हमको आगे ले जाना है, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। कुछ इसी तरह से मनसा के साथ हमने भी इनिशियल टाइम में जब मैं ग्रेजुएशन ISC परीक्षा पास किया, उसके बाद ऑल इंडिया वेटनरी के थ्रू मैं वेटनरी ग्रेजुएट बना। उसके बाद इसकी तैयारी एक्चुअली तो जब मैं ग्रेजुएशन किया उसके बाद से ही दिमाग में आया था कि
जाना है, तैयारी करनी है प्रशासनिक सेवा की। तो उससे पीछे तो मोटिवेशन के तौर पर हमारे एक सीनियर थे मेरे कॉलेज में जो तैयारी किए थे और वो IAS बने थे, तो कहीं ना कहीं इनिशियल मोटिवेशन वहाँ से मिला था। हालांकि हम जब जॉब शुरू किया तो उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मोटिवेशन वहाँ से मिला था कॉलेज टाइम में। फिर हमारे बैच में हम लोग वहाँ 4 बिहार से थे, तो उसमें से हम लोग 2 लोग सोचे थे कि तैयारी करेंगे। तो फॉर्चुनेटली हमारे जो फ्रेंड हैं डॉक्टर विपिन कुमार, आज वो भी नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, तो हम लोग 2 लोग तैयारी किए, आज हम यहाँ पे हैं, वहाँ। तो हम लोग भी यही मंशा लेके चले थे कि कम से कम समाज का भलाई इस माध्यम से करें। इसमें एक आपका बड़ा एरिया रहता है काम करने के लिए। काम कोई छोटा नहीं है ना। अगर वेटनरी डॉक्टर के रूप में भी काम करते तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ दोनों के लिए काम करते, लेकिन जो एक लार्ज होराइजन होता है जहाँ काम करने का, तो एज ए वीडियो कहें तो हमको ज़्यादा एक स्कोप है जहाँ हम, और खासकर वीडियो को जब आप देखेंगे इस जॉब में, तो हमारा जो जॉब है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, वो सारा केंद्रित होता है जो हमारे समाज के जो छूटे हुए हैं, जो आखिरी तबके के लोग हैं, हाँ, उन लोग से जुड़ा हुआ है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे पेंशन ले लें, किसी तरह का भी चीज़ ले लें, तो अगर हम उन लोगों के लिए काम करें तो हमारा कहें तो मोटिव अल्टीमेटली जो हमारा एम है वो उसको हम फुलफिल करेंगे। तो उसी इंटेंशन के साथ हमने तैयारी किया था और आज यहाँ पे हैं। दूसरी बात जो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा सर, कि किसी भी जो यात्रा की शुरुआत होती है, जैसे एक बार मैं दिल्ली जा रहा था सर, तो गया से दिल्ली जा रहा था, तो गया स्टेशन पे गया, तो मैं वहाँ की भीड़ को देख करके ये मतलब मुझे समझ में आया कि अगर गया से या नवादा से दिल्ली जाना है तो कौन से ट्रेन में बैठना है, कौन से डिब्बे में बैठना है, कौन से सीट पे बैठना है। अगर ये सारी चीज़ पहले से तय नहीं हो तो शायद हम अपना डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस छोटी सी यात्रा के लिए अगर इतनी प्लानिंग की आवश्यकता है, तो इस जीवन रूपी यात्रा के लिए, मतलब ये जो आपकी जर्नी है सर, गाँव से निकल करके और यहाँ तक पहुँचना, तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में जानना चाहता हूँ सर, कि कैसे जो है बचपन से आपने यहाँ निकल करके और किन लोगों का मार्गदर्शन मिला, जैसा कि आपने बताया सर कि हमारे सीनियर थे, उनसे भी आपको प्रेरणा मिली। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ सर, ताकि हमारे जो जिले के जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं वो थोड़ा प्रेरित हों इससे सर। आप जैसा कि अब आपने जो प्रश्न किया, तो प्रश्न में ही आपने सार को रख दिया कि अगर एक जर्नी हमको करनी है तो जर्नी में हमें इतनी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो नेचुरली उसी तरह से पूरा हमारा जीवन है, वो जीवन का हर एक कहें पहलू, हर एक दिन और हर एक वर्ष या पूरी जिंदगी जो है आपको प्लान करना पड़ता है। बिना प्लान किए हुए फिर वो अनप्लान्ड वे में आप वो सक्सेस नहीं एक्वायर कर सकते हैं और ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो बात वही आ जाती है। और हम लोग या जो भी है, सभी हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग खास के जहाँ तक मेरी ये बात आपने की है, तो मैं 10वां क्लास तक बिहार से पास किया, आदर्श हाई स्कूल से। उस समय बिहार बोर्ड में मेरा 76% मार्क्स था, जो मेरे उस समय के हिसाब से अच्छा मार्क्स था। पटना यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाता, लेकिन क्योंकि फादर किसान होने के कारण फिर मैं बिहार से ही इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर तैयारी किया, तो बिहार मेडिकल में भी हुआ था और मेरा ऑल इंडिया वेटनरी में भी हुआ था। लेकिन मेडिकल में हमको मेडिकल नहीं मिला था, तो मेरा एडमिशन वेटनरी ऑल इंडिया के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ के तहत वेटनरी कॉलेज बिदर कर्नाटका में हुआ। तो वहाँ जब पढ़ाई कर रहे थे, तो जैसे सभी लोग को जो चैलेंज मिलता है, हम लोग हिंदी मीडियम से गए थे और वहाँ टोटली इंग्लिश मीडियम था, तो लाइफ वहाँ भी एक स्ट्रगल करना पड़ा कि हम लोग हिंदी मीडियम से थे। तो लेकिन चलिए, लाइफ है तो आपको बहुत चीज़ सिखाती है, बहुत चीज़ सीखना पड़ता है। तो वहाँ हम लोगों ने फिर 5 साल जो है डिग्री लिए, और 5 साल डिग्री के बाद फिर थोड़ा सा हम लोग कहें कि वहाँ टच में आए लोगों से, कुछ थोड़ा जानकारियाँ हुई, तो लगा कि कुछ जीवन में अलग करना है, अच्छा करना है। इसी उद्देश्य से हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी, यूपीएससी की। तो क्योंकि जब वहाँ हम तैयारी किए तो उसके लिए भी प्लानिंग था, है ना। तो जीवन में आपको हर जगह प्लानिंग करना पड़ता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जितना प्लान करते हैं उसी के मुताबिक आपको एकदम बिल्कुल सफलता मिल जाए, और वो भी निर्भर करता है कि उसके लिए आप कितना मेहनत किए, है ना, कितना आपको गाइडेंस मिला, लोग कितने आपके लिए, आपका बैकअप, आपके परिवार के लोग कितने डेडिकेटेड थे, कितना, है ना, आपका रिसोर्स कैसा था, सारा कुछ होता है। लेकिन उसके ऊपर सबसे ऊपर होता है आपका अपना बिल पावर, आपका अपना मेहनत। तो हम लोगों ने तैयारी किया, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं।
और ये जो तैयारी आपने शुरू किया सर प्रशासनिक सेवा की, ये कॉलेज से ही शुरू किए थे फिर? इसको थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली जब मैं फाइनल ईयर में था तो हमारे एक मित्र थे जो अभी DRDO में साइंटिस्ट हैं। तो शुरुआती उन्होंने कुछ किताब परचेज किया था। तो हम लोग तो ऐसे बिहार के होते हैं, जो भी लोग होते हैं जनरल नॉलेज वगैरह सब लोग कुछ ना कुछ अवेयर होते हैं। तो कुछ किताब वो लेकर आए थे, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो फिर हालांकि वो तो फिर कैरी किया अपना वेटनरी साइंस, लेकिन हम लोग इस रास्ते में आ गए इधर तैयारी करने में। तो फिर धीरे धीरे जानकारी लेते गए कि हाँ इसमें कौन सा होता है। और सबसे अहम चीज़ है कि कोई भी परीक्षा के लिए आपको होता है कि सबसे पहले तो है कि आप क्या सिलेबस है उसका, कौन सा परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या सिलेबस है। बिल्कुल इस चीज़ पे हम आएंगे सर। अच्छा, तो वो सब देख करके और बहुत सारा इंटरव्यूज वगैरह आता है, कौन सा किताब है, फिर कुछ दुकान वाले। और ये कॉलेज के बाद सर आपने मतलब कहाँ पे जाके तैयारी की, ये थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो कॉलेज के बाद हमने यहाँ से दिल्ली हम लोग गए। दिल्ली में मैं तैयारी किया। दिल्ली में सर मुखर्जी नगर। दिल्ली में शुरू में मेरी बहन साथ में रहती थी, हम लोग उत्तम नगर में कुछ दिन रहे, 1 साल। फिर 1.5 साल हम पटेल नगर में रहे। वहाँ से कोई कोचिंग? पटेल नगर, हाँ कोचिंग ज्वाइन किए थे, बाजीराम एंड रवि। वहाँ के बाद फिर मुखर्जी नगर में रहे। और मुखर्जी नगर के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ यूपीएससी की तैयारी करी। हाँ, यूपीएससी मेंस लिखे, यूपीएससी इंटरव्यू भी देने का अवसर मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर हम वेटनरी जॉब ज्वाइन किए, 4 साल एज ए वेटनरी ऑफिसर बिहार गवर्नमेंट में सेवा दिए। फिर बीपीएससी निकला था तो बीपीएससी अप्लाई किए, फिर यहाँ सिलेक्शन हो गया। तो इधर लगभग हमको लग रहा है 5.5 साल, नवंबर में 6 साल हो जाएगा, 6 साल से फिर सेवा में। और अगली बात मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सर कि वैसे तो मतलब मेरा मानना है सर कि प्रकृति भगवान जो है हर किसी को एक यूनिकनेस के साथ धरती पे भेजा है। भले ही कुछ लोग उसको पहचानते नहीं हैं, कुछ लोग मास मूवमेंट को फॉलो करने लगते हैं और किसी के ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं, हालांकि अपना ट्रेंड खुद सेट करना चाहिए। तो वो यूनिकनेस को कुछ लोग पहचानते नहीं हैं, लेकिन जो लोग पहचान जाते हैं उनको अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के पास पहुँचने के लिए कोई रास्ता मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो वो रास्ता अपना खुद बना देते हैं, दशरथ मान जी की तरह। तो वो जो चीज़ें हैं सर, वो यूनिकनेस की बात जो मैं कह रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ सर कि जो आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू किया था या बीपीएससी की, तो उसमें जो ऑप्शनल्स होते हैं सर, जो सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, तो कुछ लोग को कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मेंटर के गाइडेंस से चूज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो आपके सीनियर्स कर रहे हैं उससे लाभ मिले। तो इस पर आप मतलब इसको थोड़ा अच्छे से बताएं सर कि स्टूडेंट कैसे ये डिसाइड कर पाए कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, कैसे हमको लेकर के आगे बढ़ना है, कैसे हमको खुद को जो है तैयार करना है सर, इस पे बताएं सर। और आपका क्या था इसमें सब्जेक्ट? ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें ओपिनियन बहुत वेरी करता है ना। बहुत लोग से बात करेंगे तो बहुत सारा ओपिनियन इसमें निकल करके आएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है तो सबसे अहम तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका विषय में जो रुचि, मान लिया आप कोई सब्जेक्ट ज़बरदस्ती आप किसी को थोप देंगे, अगर उसमें रुचि नहीं है तो आप वो उसमें अचीवमेंट नहीं पा सकते हैं। जितना कि जिसमें आपको रुचि है उसमें आप ज़्यादा टाइम डिवोट करके ज़्यादा आउटकम ले सकते हैं। और वैसा कोई ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही सिर्फ रिजल्ट देता है ना। यूपीएससी में सारे के सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जिससे हर सब्जेक्ट से लोग टॉप किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जैसे हम लोग भी थे साइंस ग्रेजुएट हैं, तो साइंस ग्रेजुएट होने के नाते जब हम लोग इससे तैयारी करने के लिए सोचे तो उस समय में 2 ऑप्शनल हुआ करता था। आज सब एक ऑप्शनल है, सीसेट एक आ गया है नया चीज़ यूपीएससी में या बीपीएससी में भी। तो उस समय में सीसेट नहीं हुआ करता था। तो 2 ऑप्शनल में जैसे हम लोग आए तो बायोलॉजी मेरा था, जूलॉजी एक स्वाभाविक ऑप्शनल हो गया, बीइंग साइंस ग्रेजुएट, बायोलॉजी ग्रेजुएट। अच्छा, दूसरा ऑप्शनल उसमें हम लोगों ने सोचा कि एंथ्रोपोलॉजी का कुछ पोर्शन जो है ओवरलैपिंग है, तो मैंने इस आधार पे सिलेक्ट किया कि समझने में सहूलियत हो जाएगी। तो उस समय में जीएस था, 2 ऑप्शनल था और एक ऐसे होता था मेंस। और पीटी में होता था कि एक साइंस पेपर होती, मतलब एक आपका ऑप्शनल होता था, एक जीएस होता था। पीटी और मेंस में हो गया 2 ऑप्शनल, एक जीएस और ऐसे। इसके मेरिट लिस्ट पे आपका इंटरव्यू कॉल होता था, फिर इंटरव्यू 300 मार्क्स का होता था उस समय में। अब तो बदल गया है सिस्टम थोड़ा, अब एक ऑप्शनल हो गया है। तो अब जब हम लोग ऑप्ट किए थे तो ये तो मेरा आधार ये था
तो उसमें मैं अपना व्यक्तिगत जो है वो मुझे एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ा, मेरा जूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी था, तो एंथ्रोपोलॉजी का मार्क्स कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट किया कंपेयर टू मेरा जीएस, जूलॉजी और एसए के मार्क्स से। तो उसमें मैं थोड़ा सा, मेरा अपना तैयारी में मैं थोड़ा असहज रहा, इसलिए कि कुछ एग्जैक्ट बुक्स जो है हर टॉपिक के लिए अलग अलग मिलता था मटेरियल, तो एक जगह उस तरह से ढंग से नहीं मिल पाया, जिसके लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो उसके मतलब सिलेक्शन में अगर मैं थोड़ा सा कहूँ कि जो और दूसरा सब्जेक्ट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, जैसे ज्योग्राफी था या कोई और, तो मैं लेता तो शायद हो सकता था, बाकी वो तो वहाँ तो भविष्य की चीज़ें हैं, जो भी हो। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आदमी को जो भी सब्जेक्ट चुनना है, आप बैठ के 2-4 सब्जेक्ट का आप सिलेबस ले लीजिए, अच्छा जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट को आप ले, ये भी बहुत बड़ा एक इशू होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप उसी को लेकर आप जब जाएंगे तैयारी करने, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो दूसरे 8 सब्जेक्ट से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, पाली है, सोशल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, सबसे टॉप कर रहे हैं। दे आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रख के कर रहे हैं। अगर रख के कर लेते हैं वेल एंड गुड, अगर मैथमेटिक्स बहुत रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं, तो वो अपना अपना चॉइस है। जिनको अगर लग रहा है कि मैथमेटिक्स और मार्क्स फेचिंग हो सकता है ना, तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि आप अच्छा करेंगे, लिखेंगे और अच्छा मार्क्स देगा, तो अल्टीमेटली तो वो काउंट होता है ना। आप किसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर लिए हो तो खुद उसमें एक पैमाना है कि आपने पीएचडी कर लिया है, लेकिन उससे तो यूपीएससी में मार्क्स है ना, वो तो वो देख के नहीं देगा, वो तो आप जो उसमें लिखेंगे उसके आधार पर आएगा, और जब मार्क्स आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं आएगा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो उसमें थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट प्लस सब्जेक्ट मैटर, सिलेबस है ना, देख करके बढ़िया से, और कि हम उसमें कितना कंफर्टेबल हो सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, ये सारा कुछ देख करके उसमें डिसाइड करना चाहिए आदमी को, कि थोड़ा सा उस पर समय दें, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल मोमेंट, है ना। बिगनिंग जो पहला कदम जो है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप, जिसमें कि थोड़ा सा समय दे करके आप उसको ये करिए, और उसमें जल्दी में अगर हो जाता है तो थोड़ा सा है ना, बाद में चल करके फिर वापस आना थोड़ा सा ये हो जाता है। इसलिए एक बार बढ़िया से फॉर्म ले लीजिए, हो करके जांच कर करके कर लीजिए कि हमारे लिए कौन सा कंड्यूसिव है, और उसके बाद आगे बढ़ करके, और जहां आपको कमियां होता है तब उसको आप दूर करके आगे अच्छा कर सकते हैं। और फिर यूपीएससी या फॉर दैट से कि कोई भी एग्जाम जो है उसमें मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। कोई आप ये सोच लेगा कि शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, हाँ, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस, यू हैव टू स्टिक टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। जो उसका रिक्वायरमेंट है आपको फुलफिल करना है, वो क्या चाह रहा है। मान लिया यूपीएससी चाह रही है, तो यूपीएससी अगर सिर्फ पढ़ा लिखा चाहता तो रिसर्च स्कॉलर को बुला लेता है, लेकिन वो क्या चाहता है, क्योंकि उसको मतलब यूपीएससी जो होता है उसमें वो ऐसे कैंडिडेट को चुन रहा है जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, क्योंकि उसमें बहुत सारा सेवा होता है, फॉरेन सर्विस भी होती है, आईएएस होता है, आईआरएस होता है ना, इकोनॉमी, पूरा जो देश का इकोनॉमी, तो वो ट्रेड ढूंढता है उसको। लेकिन माध्यम क्या होता है ट्रेड चुनने का, वो कंपटीशन है ना। तो आदमी को ये भी सोचना है कि हम किस चीज़ का एग्जाम लिख रहे हैं और हमें क्या ट्रेड वो ढूंढना चाह रहे हैं। तो कोई भी आंसर या कोई भी जो होता है यूपीएससी में, जो हम लोग नोटिस किए हैं, उसमें वो सब कुछ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। कोई भी चीज़ पूछता है तो उसमें आप जो प्रॉब्लम समझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम समझ रही है यूपीएससी जो पूछी है आपसे, तो प्रॉब्लम का क्या कंटेंट है ना, और उसका आपके नज़र में क्या सोल्यूशन हो सकता है, जो अभी प्रेजेंट सोल्यूशन के साथ साथ आप क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू बी सिलेक्ट एज ए ऑफिसर, देन है ना, व्हाट यू आर गोइंग टू गिव टू द सोसाइटी इन फॉर्म ऑफ योर सोल्यूशन, वो आपको इनकॉर्पोरेट करिएगा तो वो उसको चाहिए। बिल्कुल, मतलब है कि चीजें जैसे ये होती है वो तो होता है, लेकिन उस पर आपका परसेप्शन क्या है। हाँ, नहीं तो वही ना, आखिर यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन बीपीएससी है तो वो अलग से एग्जाम क्यों ले रहा है। अगर उसको इंटेलिजेंट ही चाहिए तो आईआईटी का 1 से लेकर के 50 को चुन ले, उससे अच्छा टैलेंटेड है ना आईआईएम का लड़का है तो। लेकिन उनको तो चाहिए कि हमको अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ को हमको चलाना है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इंटरव्यू भी वही होता है, अगर आप देखेंगे, मतलब हमको तो मल्टीनेशनल कंपनी का आइडिया नहीं है इंटरव्यू का, लेकिन बीपीएससी और यूपीएससी दोनों का हमको इंटरव्यू का है, उस पर हम आएंगे सर। हाँ, तो हम आएंगे। अगली बात हम ये जानना चाहते हैं सर कि जैसे हम भी चूँकि मतलब जॉब छोड़ने के बाद पिछले 3-4 साल से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके बीच जा करके मैं ये बताता हूँ, और जैसा कि आपने बताया सर कि पीएचडी वाले को ले अगर उसको ज़्यादा नॉलेज ही चाहिए, तो ये चीज़ हम भी देखते हैं सर कि जैसे हम क्लास वगैरह में भी बच्चों को बताते हैं कि साइंस को आजकल लोग इतिहास की तरह पढ़ रहे हैं। आज जो
सपनों के सौदागर कह सकते हैं सर। कुछ ऐसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया है, उसमें उम्मीद और डर का जो है खेल खेला जाता है। तो उसमें होता क्या है कि 7वां 8वां 9वां 10वां क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो साइंस को बेसिकली इतिहास की तरह पढ़ते हैं। जैसे उनसे मैं पूछता हूँ कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, तो बस उसकी परिभाषा बोलते हैं। उस पर अगर एक छोटी सी क्वेश्चन, मतलब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अगर पलट के पूछा जाए तो बच्चे बिल्कुल उनको पता नहीं होता है। मैं कल ही एक बच्चे से मिला, उनको वो बोला कि भैया हमको मोशन बता दीजिए 9th क्लास में। तो उसको बोलते कि पोजीशन क्या है, तो उसको बिल्कुल पता नहीं कि पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेकिन परिभाषा उसका 3-4 लाइन का पूरा लंबा चौड़ा बता रहा है। तो ये चीजें तो आईटी में पूछेगा नहीं। तो ये चीजें, और भी एक, जब आप लास्ट टाइम सर मेरे क्लास में भी अटेंड किए, मतलब थे, आपने समय दिया था सर, तो मैं वहाँ पे भी एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो आईटी में पूछा हुआ था। और उस क्वेश्चन को अगर एक अच्छे फिजिक्स के जानकार से पूछा जाए तो 2 से 2.5 पन्ना में उसका सोल्यूशन बताएंगे। लेकिन मैं उसको दिखाया था सर बोर्ड पे कि बिना पेन उठाए 2 सेकंड में इसको कैसे कर सकते हैं। तो वही चीजें वो चाहता है कि कितना आप स्मार्ट हैं चीजों के प्रति, स्मार्टली काम को करना है। तो ये चीजें बिल्कुल आपने सही बताया सर कि हर एग्जाम का जो है एक अपना वो होता है। अगली बात मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे हमसे भी लोग पूछते हैं जब मैं क्लास लेता हूँ कि भैया कितने घंटे पढ़ा जाए तो हम भी IITian बन जाए। आपसे भी पूछेंगे सर कि कितने घंटे पढ़ा जाए तो हम भी वीडियो साहब बन जाए। तो ये सवाल मतलब हर जगह होता है सर। तो जो मेरा इसमें जवाब होता है सर, मेरा जवाब ये होता है कि जो जूता मेरे पैर में आता है वो जूता आपके पैर में नहीं आएगा। ये आपको खुद से डिवाइस करना है कि हम कैसे कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। कोई 10 घंटा पढ़ के भी 2 घंटे का काम नहीं कर पाता है, कोई 2 घंटा पढ़ के भी 10 घंटे का काम कर लेता है। तो ये चीजें मैं लोगों को बताता हूँ। और हमसे अगर पर्सनली पूछा जाए सर, तो मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि जब मैं 9वीं क्लास में था सर, तो मैं IIT का 40% पेपर सोल्व कर देता था, क्योंकि हमारी तैयारी उस तरह से थी, चीज़ों को बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ते थे। तो हमारा जवाब इसमें ये होगा कि हमारे लिए तो मतलब ऐसा समय को बांध करके पढ़ना, ये मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि समय को बांध करके किसी चीज़ को पढ़ा, या फिर मतलब मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि समय एक जो है मेरे लिए एक चादर की तरह है, एक छोटी चादर। जब पैर ढकने की कोशिश करता हूँ तो जो है माथे जो है बाहर आ जाता है, जब माथे ढकने की कोशिश करता हूँ तो पैर बाहर आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ सर कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप बताएं सर अपने एक्सपीरियंस की कितने घंटे या फिर कैसे इसमें बच्चों को पढ़ना चाहिए। नहीं, आपने सही कहा कि ये तो अपना सबका इंडिविजुअल कैपेसिटी है और इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है कि आदमी कोई चीज़ कितना देर में ग्रास्प कर सकता है, कितना पढ़ सकता है। लेकिन मेहनत का तो अल्टरनेटिव नहीं है। खासकर जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल का बात करते हैं तो उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मेनली ये है ना, बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी हो गया, इतना पढ़ना है। अच्छा, वो आप 11th 12th भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप तैयारी करके जा रहे हैं। लेकिन जब हम, जैसा कि आपने सिविल सर्विसेज की बात की है, तो उसमें हम लोग के समय में 2 ऑप्शनल हुआ करता था, फिर GS है, अब GS उसके बाद SA। तो 2 ऑप्शनल में पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर और इधर 2 पेपर 4 पेपर, GS फिर 2 पेपर। और उसमें भी एक पेपर में होता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मान लिया पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सोशल इशू, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि एरिया बहुत डाइवर्स हो जाता है। तो अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो उतना एरिया को कवर कर करके सारी चीज़ को आपको दिमाग में रखना है ना, तो उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि 2 पेपर जो ऑप्शनल है वो दोनों ग्रेजुएशन से कहिए तो ऊपर का ही है ना। वो पेपर फिर आपको ऐसे में ऐसे लिखना है, वो भी मतलब 200 नंबर का ऐसे आता था, तो उसमें भी आपको कंटेंट होना। अच्छा, उसके बाद GS में फिर GS इतना डाइवर्स है, उसमें आपको जो है वर्ल्ड रिलेशन है ना, करंट अफेयर्स जितना है, तो 8-10 टॉपिक तो ऐसे ही हो गया GS में। तो काफ़ी वास्ट आपको उसमें जानकारी रखना पड़ता है, उसके लिए फिर आपको समय देना पड़ेगा। और अलग अलग चीज़ के लिए करंट अफेयर्स है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर जो है या जो करंट मैगजीन आती है उसको भी आपको समय देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोला कि मेहनत का तो अल्टरनेटिव नहीं है। कोई ये चाह लेंगे कि भाई फलना टॉपर है, गॉड गिफ्टेड बहुत कम लोग होते हैं, है ना। ओनली 5%, मेरे नज़र में हार्डली 5% लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। बाकी 5% से लेकर के वो 65-70% जो भी बच गए वो सब एक रेंज के होते हैं। और बाकी वो जितना समय को यूज़ किया, मैं अपने आप को मानता हूँ, इसलिए कि मेरा 8वां तक हम बहुत मतलब मीडियम मेरा रहता था। सब लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा नहीं करेगा, खैर जो भी है, मतलब इतना भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं देखता हूँ तो जिस स्कूल में, आदर्श स्कूल में मेरा रोल पीछे हुआ करता था, उसी स्कूल में हम अच्छा रैंक भी लाए। तो हम आदमी वही हैं, लेकिन परिस्थिति थोड़ा बदला, कुछ हमारे गाइड करने वाले बदल जाते हैं तो रिजल्ट अच्छा हो जाता है। तो मेरा वही कहना है कि कोई आदमी चाहे जिस समय चाहेगा वो अपना फॉर्च्यून बदल सकता है। कोई लिमिट नहीं है कि 10वां तक कोई खराब है तो आगे जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकता है।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 3rd डिवीजन पास किए हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन किए हैं और आज वो IAS हैं, है ना। तो अगर IAS का पैमाना ये है कि कहा जाता है कि सबसे टफ एग्जामिनेशन है, तो फिर आखिर 10th 12th में कहाँ गया वो, क्यों, वाई दे हैव गॉट 3rd डिवीजन। तो है कि आदमी, वो कहावत है, जब जागा तभी सवेरा। हालांकि जागना शुरू से चाहिए, लेकिन अगर मान लिया किसी परिस्थिति से घर का अच्छा परिस्थिति नहीं था, हमने इंटर किया, अगर उसके बाद हमें अगर लगन आता है, मेरे ही एक दोस्त हैं अभी, वो ग्रुप डी में रेलवे में जॉब करते थे, फिर वहाँ जब गए तो वहाँ से उन्होंने लग करके किया तो ग्रुप सी में आए रेलवे, ग्रुप सी से उन्होंने पास किया तो अभी इलेक्शन ऑफिसर बने थे, तब वहाँ मेरी मुलाकात हुई, और अभी BPSC में लास्ट ईयर वो ये शिक्षा सेवा उनको मिला है, आगे चल के वो DEO बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो मेरा कहने का मतलब है कि मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी आप देख सकते हैं कि आदमी, है ना, और अगर समय बचे तो मान लिया तैयारी करके आगे भी जा सकते हैं, तो उसका लिमिट नहीं है, और ये कोई भी पैमाना नहीं है कि फलाना जो है वो यहीं तक हो सकता है ना। किसी को इस तरह बंधन में नहीं बांध सकते हैं। अगर आदमी खुद अपने आप को, अपना हिम्मत, अपना मेहनत और अपना इसको समझ जाए, स्ट्रेंथ को और साथ साथ वीकनेस को, तो कुछ भी कर सकता है। मतलब समय का सर वो कोई घंटा वाली बात नहीं कि नहीं, वो आप आदमी को अपना देख करके और जहाँ कंफर्टेबल फील हो। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग हाँ, कुछ लोग हम देखते थे कि मेरे ही कलीग कुछ लोग रात में प्रेफर करते हैं पढ़ना, कुछ लोग है कि दिन में प्रेफर करते थे, कुछ अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, लेकिन बेटर यही है कि जो नेचर कहता है ना, उसी के साथ चलिए। कहावत भी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मेरा व्यक्तिगत भी मानना है, भले आदमी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सवेरे उठ करके और किया जाए तो ज़्यादा, मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा सूटेड है, और जितना आप कर सकते हैं। एक चीज़ और है सर, जो मेरे से भी स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया हम सो करके पढ़ें कि बैठ करके पढ़ें, ये भी पूछते हैं कि भैया थोड़ा देर बैठते हैं तो सोने का मन करता है। तो हमारा इस पे, मतलब हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है सर, कि इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। उतना तो आपको भी ऐसा ही लगता है सर कि इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता? मान लिया ठीक है, बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा ये हो गया, शरीर थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, वैसे भी थोड़ा बीच बीच में रिलैक्सेशन जरूरी है। आप पढ़ रहे हैं तो इन बिटवीन आप मूड को रिलैक्स करने के लिए, मूड चार्जर जैसे बैटरी चार्जर होता है सर, बस क्योंकि शरीर भी हमारा क्या है ना, वो पूरी तरह से जैसे एक कंप्यूटर है उसी तरह का है हमारा शरीर, हमारा ब्रेन जो है, तो उसको भी थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट चाहिए, और रेस्ट चाहिए, साथ ही साथ रेस्ट के साथ उस चीज को थोड़ा सा अगर रिलैक्स हो जाए, है ना। क्योंकि बिल्कुल, आप तो सर मेडिकल साइड से हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें लगता है कि 1 घंटा से ज्यादा लगातार किसी चीज पे हम फोकस नहीं कर सकते। 1 घंटा काम करने के बाद लगातार अगर फोकस्ड है, तो उसके बाद जैसे बैटरी चार्जर की आवश्यकता होती है, वैसे मूड भी चार्ज करना होता है, और वो हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को संगीत सुन करके, किसी को कोई खेल खेल करके, इस तरह से होता है। और एक बात और आपने बताया सर कि गॉड गिफ्ट लोग जो है बहुत कम होते हैं, तो मैं इस पर छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि सदी के जो सबसे क्रांतिकारी मतलब वैज्ञानिक हुआ करते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, उनसे एक बार एक बच्चा पूछा कि आपके जैसा तेज हम कैसे बन जाएंगे, आप कितना मेहनत करते हैं, या फिर गॉड गिफ्ट। तो उनका जवाब यही था कि आप यकीन मानिए, अगर किसी सवाल को सोल्व करने के लिए आपके पास दिया जाए, तो आप उतनी बार नहीं करेंगे, मैं उन चीज़ों को 100 बार करूंगा। और आप में, हम में यही फर्क है कि मतलब हमारे अंदर एक जिद होता है कि नहीं, हमको करना ही है। और अब लोग इसको जो बोले कि हम गॉड गिफ्ट हैं, जो है अल्बर्ट आइंस्टीन साहब तो सदी के सबसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक थे सर, तो ये बिल्कुल आपने सही बात बताया। और अगली बात हम ये जानना चाहते हैं सर कि इन सभी प्रोसेस में, जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता था, आज भी हम जैसे सोशल वर्क कर रहे हैं सर, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, निगेटिव टेंडेंसी वाली बात कि सोसाइटी का हर चीज़ के प्रति निगेटिव टेंडेंसी। कोई लड़का, उसके अंदर IIT का बीज पनपा नहीं कि 10 लोग जो असफल लोग हैं, जिनकी कहीं कोई कामयाबी नहीं है, उसको अपने सूझ से कुचल करके निकल जाते हैं। अरे फलानमा ऐसे किया, चिलनमा ऐसे किया तो नहीं हुआ, तो हम भी करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। जब मैं भी तैयारी करता था सर, तो मेरे एक आंटी जी थे, उनका बेटा पटना के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ता था, तो वो कहते थे कि हमारा बेटा 95-96% ला करके JEE मेंस नहीं किया, तो मैं IT कैसे करोगे। तो ये चीजें होता है, सोसाइटी का जो है हर चीज के प्रति पूरा निगेटिव टेंडेंसी होता है। तो मैं ये मतलब आपसे जानना चाहता हूँ सर, आपका एक्सपीरियंस कि इन सभी प्रोसेस में मेंटली जो है स्ट्रांग होना, मेंटल टफनेस कितना जरूरी है। देखिए, एक्चुअली जब हम बात करते हैं ग्रामीण परिवेश की, या जो लोग मिडिल क्लास से आते हैं, तो जो गांव के लोग रहने वाले हैं, तो वहाँ इस तरह का अक्सर सुनने को मिलता है ना, जो असफल लोग हैं उनका एग्जाम्पल दिया जाता है ना। तो हम लोग उस चीज पर ध्यान नहीं दे करके यहीं पे साथ में सफलता भी तो है। आखिर जो लोग सफल हुए हैं उसको आप इवेल्युएट करिए कि वो आखिर इतना क्यों सफल कैसे हो गया, क्या वो कोई बहुत ज्यादा स्पेशल तो नहीं था। तो उस चीज को दिमाग में रखना चाहिए। ज्यादा नेगेटिविटी आप अपने सराउंडिंग में लाएंगे तो सफर करेगा, आपको इफेक्ट करेगा, तो ऐसा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं,
ठीक है, सफलता तो बाद की चीजें हैं। अगर हम कुछ गेन कर रहे हैं नॉलेज, वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है ना। बिल्कुल। अगर हम किसी चीज को करने से, कुछ हम तैयारी करने से, कुछ मेहनत करने से, आज मान लिया हम सिविल का तैयारी किए, उधर नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आज हम जहाँ भी बैठे हुए हैं इस ईयर बिकॉज ऑफ कि हमने तैयारी किया तभी तो। अगर हम शुरू में ही हार मान लेते कि मेरा नहीं होगा, तब तो फिर है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आप चाहिएगा तो उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई आदमी यूपीएससी तैयारी किया, मान लिया इकोनॉमिक्स रख करके, अगर वो इकोनॉमिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब वो लगता है कि जिंदगी में कहीं बैठ जाएगा। और जिंदगी में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज है, मतलब करने के लिए बहुत कुछ है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस टॉप करके भी छोड़ दिए हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं ना। रोमन सैनी सर है ना सर, हाँ, उन्होंने एम्स मेडिकल दिल्ली से किया और ग्रेजुएशन, उसके बाद जो है एज ए डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन करके वो छोड़ दिए। वही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, दुनिया में करने के लिए बहुत चीज है। और आप मानवता की सेवा के लिए, हम लोग वेटनरी में थे तो यही कहा जाता था कि आप तो जानवर का सेवा करेंगे, लेकिन हम लोग जानवर की सेवा करके भी किसको सेवा कर रहे हैं? अगर दूध देगा, मांस देगा या कुछ भी देगा तो किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। तो मानवता की सेवा के लिए हम कर रहे हैं, तो आप जिस भी वे में करिए। ये तो जरूरी नहीं है कि हर जैसा एक किया हम वही करें, है ना। देयर आर सो मेनी वेज थ्रू व्हिच यू कैन सर्व द पीपल। मतलब हर जगह समाज सेवा की बराबर गुंजाइश है, हाँ, चाहे आप जिस किसी प्रोफेशन को भी अपनाते हैं। जैसे भी अपनाते हैं तो उसमें फिर वही है, अगर आप जानकारी गेन कर रहे हैं, है ना, तो उस माइंडसेट नहीं रखना चाहिए, निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और सफलता तो बाद की चीजें हैं, उसको शुरू में आदमी को नहीं काउंट करना चाहिए। और आदमी शुरू में ही उस जील के साथ काम करेगा तो काहे नहीं सफल होगा, है ना। और जो नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रहता ही है। आदमी जब बैठ कर जब सोचता है तो खुद रियलाइज होता है कि हाँ, हमें यहाँ पे कमियाँ रह गई, इस कारण से सफल नहीं हुए। और हम भी सर, हमारा भी ऐसा ही मानना रहा है कि हम चाहे जहाँ भी हों, लेकिन अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि हम समाज को कितना वापस दें। हम मनुष्य को हमेशा अपने आप को एक ऐसे छायादार, एक ऐसे फलदार वृक्ष की तरह कल्पना करनी चाहिए जिसके नीचे समाज के जो शोषित, वंचित, महरूम लोग हैं वो आकर आश्रय ले सके, सहारा ले सके, तभी हमारी मानव जीवन की सार्थकता है। हमारा ऐसा मानना है सर कि भगवान हम लोगों को धरती पे इस विश्वास के साथ भेजे हैं कि जा करके तुम एक दूसरे की मदद करोगे। अगर किसी को दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो उसमें जो है तुम जितना बन पाएगा सहयोग करोगे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो शायद ऊपर वालों के साथ धोखा होता है। तो अल्टीमेट एम तो वही होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक लाइन हर जगह बोलता हूँ सर कि अब ऐसे पैरामीटर्स को लेकर के अगर जो जीवन जीते हैं वो जीते जी अमर हो जाते हैं। और दुनिया में अमर होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप कोई अच्छा किताब लिखिए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, आज के 500 साल पहले लिख दिए, लेकिन युगों सालों तक अभी चलती जा रही है सर। अब भी लोग पढ़ते हैं और उसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास को जानते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाइए कि समाज आपके बारे में किताब लिखे और उसके माध्यम से आपकी गाथा गाई जाए, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कई लोग हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी बात आपने बताया सर। अगली बात मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि हालांकि ये बात पहले आप बता चुके हैं सर, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसमें चाहता हूँ जानना कि इन सभी प्रोसेस में सर सोसाइटी का बहुत उम्मीद होता है। जैसे आपने बताया सर कि 8वीं 9वीं क्लास में तो उतना बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं था, लेकिन वहां से निकल करके सर आपने 10th अच्छे मार्क्स से किया, फिर 12th किया, फिर कॉलेज में गए सर, तो उम्मीद धीरे धीरे लोगों का बढ़ता जाता है। जैसे हम भी अपने बारे में बताएं सर, तो आईआईटी के बाद जब मैं जॉब छोड़ा था सलम बर्जन नाम की कंपनी में, तो मामा जी वगैरह आकर के कहते थे कि तुम जो है बर्बाद हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, पागल हो गया। मतलब लोगों का ऐसा उम्मीद होता है। और ऐसे में मेंटल टफनेस जो एक चीज होती है, तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ सर कि उस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए एक प्रेशर भी होता है माइंड पे कि इतना अब यहाँ तक हम पहुंच गए, तो सोसाइटी का ऐसा उम्मीद है। और उसमें फिर आपने डिसाइड किया सर कि हमको इस सर्विस में जाना है और फिर तैयारी शुरू किया। तो इन चीजों को आप सर कैसे मतलब हैंडल करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। सोसाइटी का जो उम्मीद होता है, देखिए सोसाइटी है या आपके जो परिवार के लोग हैं, वो इसलिए इस तरह से सोचते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहते हैं। वो ये देखते हैं कि एज ए आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका लाइफ सिक्योर है, परिवार का लाइफ सिक्योर है ना। आने वाले आप शादी होगी, बच्चे होंगे, तो एक लाइफ, एक सिक्योरिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो लोग बड़ा सोचते हैं सोसाइटी के लिए करने के लिए, जैसा आपने किया, तो आपको पता है, आप आगे सोच रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो लोग हैं उनको ये चीज नहीं पता होता है कि कहाँ तक सफल होगा। लेकिन आदमी अपना तो जानता है ना कि हम कितना मेहनत कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस कारण से अप्रीहेंशन होता है माइंड में लोगों का। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं तो फिर जो आगे का रिजल्ट होता है तो फिर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी नया मूवमेंट आप
याद करिए हर नया मूवमेंट में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स जरूर तो होता है। साइंस भी कहता है सर कि जब कोई बॉडी मूव करना चाहता है तो फ्रिक्शन हो लगता है, और ये नेचर का रूल है। हम लोग ऐसा हर दिन कोई देखते हैं चीज नहीं है जिसमें कि आप करिएगा और जो है सब आदमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसमें सारे लोग आते हैं, तो अब है लेकिन है फिर बाद में आते हैं सर, जैसे अगर आप अच्छा कर देते हैं फिर सारे लोग आपके ये में आ जाते हैं सपोर्ट में, नहीं यू हैव डन वेरी गुड जॉब। तो लेकिन तो वो चीज़ तो है ही है कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होता है, लेकिन उसमें आपका जो डेडिकेशन होता है, आपका डिटर्मिनेशन होता है, और आप जो चाहत रखे हैं और आप जो अपने आप को जान रहे हैं, है ना, जिस ताकत से आप अपने आप को झोंक रहे हैं, तो वो आप ही जानते हैं और आप ही को करना है। और जो भी समाज का लोग होता है या जो आपके परिवार के लोग होते हैं, वो आपका अच्छा ही सोच करके वो उस समय वो लोग ये करता है कि एक अपने तरीके बना से, हाँ, मतलब एक आपका जैसे आप ही का है कि एक आपका सेट जॉब, मतलब जॉब था, सेट लाइफ था, उसको आपने एक साइड रख करके अपने आगे बढ़ा, है ना। जैसे हमारे ये भी हैं अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं माननीय अरविंद केजरीवाल साहब, वो भी IRS पास किए थे, उनसे भी मुलाकात एक बार हुई थी, तो बता रहे थे एक इंटरव्यू के दरमियान कि उन्होंने IRS ज्वाइन किया, फिर उसका जॉब छोड़ दिए, फिर सोशल सर्विस काम किया, मैग्सेसे अवार्ड मिली, फिर बाद में आगे का स्टोरी जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत तरह की चीजें हैं। तो जब वो IRS छोड़े होंगे तो उनको भी बहुत सारा रेजिस्टेंस झेलना पड़ा होगा। अच्छा, अगर वो IRS रहते तो बहुत होता, तो मान लो उस जॉब में मतलब चीफ सेक्रेटरी जो भी बनते, मतलब वही है। लेकिन सर आज जो है एज ए मैग्सेसे अवार्ड है, मतलब हमको लग रहा है कि ग्लोबली लोग उनको जान गए होंगे, और फिर अभी इस फील्ड में आए हैं तो यहाँ भी अच्छा किए। तो देखिए जो मेहनती होते हैं, जो मेरिटोरियस होते हैं, जो अपने आप को जानते हैं समझते हैं, उनको पता होता है कि हम इसको जरूर छोड़ रहे हैं, लेकिन हमको इस छोड़ करके इस दायरा को हमको पार करके हम आगे जाएंगे, है ना। इसलिए उतना बरी नहीं होना चाहिए। सो लॉन्ग एज यू आर नोइंग योरसेल्फ, है ना, योर हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन, आप अपने आप को जानते हैं, तो फिर थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन उससे उत्साहित नहीं होना है, हमको आगे बढ़ना है। कहा भी गया है सर कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, आपने बताया। तो ये चीजें हैं सर। और अगली बात मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो हालांकि आपने बहुत कुछ बताया है सर, लेकिन मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ सर कि तैयारी की जो BPSC की तैयारी है, APSC की तैयारी है, उसके शुरुआत से सर एकदम स्टेप बाय थोड़ा सा क्लियर करें सर। सिलेबस के बारे में तो आपने ऑलरेडी बता चुका है सर, कि और कैसे कैसे, मतलब अगर कोई लड़का संसाधन जिसके पास कम है सर, रिसोर्स कम है, मान लीजिए कि नवादा जैसे शहर में अगर रहकर तैयारी करना चाहता है सर, किसी को है कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वैसे लोग क्या इस कंपटीशन को कर सकते हैं सर? उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनसे कैसे निपटना चाहिए सर? पूरा स्टेप हम चाहते हैं सर कि आप क्लियर करें इसको। अच्छा, देखिए आपने जो चीज़ अभी रखा है, तो मैं ये मीन करके मैं बोल रहा हूँ कि मान ली नवादा के कोई लड़के हैं, गरीब बच्चे हैं, तो वो कहाँ से करें? तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो खुद से तैयारी किए हैं और वो UPSC में अच्छे रैंक लाए हैं, टॉप किए हैं, जो कहीं कोई इंस्टीट्यूट या जो सो कॉल जो हम लोग जाने हैं, तो वो अपना सेल्फ स्टडी की बदौलत उन्होंने ये अचीवमेंट पाया है। तो उस दरमियान मतलब इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने जब शुरुआत किया था, तो सबसे पहले तो है कि अगर आप सिविल का तैयारी करना चाहते हैं तो समय के साथ उसका सिलेबस और जो भी उसका जो चीजें हैं वो बदलती रहती है। हम लोग के समय में 2 ऑप्शनल था, अब 1 ऑप्शनल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आप पूरा चीज को रख लीजिए, सिलेबस को रख लीजिए कि ये UPSC या BPSC है क्या। उसमें 3 एग्जाम होता है, PT होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो है PT करना। मान लीजिए PT नहीं होगा, मेंस का बहुत तैयारी कर लें, इंटरव्यू बहुत तैयारी कर लें, हाँ, तो उसको भी करना है। लेकिन सबसे प्राथमिक जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले PT में क्या चाहिए, है ना। तो उसमें था वो कि ऑप्शनल एक पेपर और GS एक पेपर, लेकिन अब सुनते हैं कि CSET कर दिया है और GS कर दिया है, या जो भी होगा। आप सिलेबस रखिए और पिछला 10 साल का आपने क्वेश्चन आप निकाल लो कि क्या पूछता है ना, क्या पूछता है और कितना एक जनरल जो है कितना पे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है PT में, है ना। तो उससे हम ऊपर रखेंगे 20%। अच्छा, या कहें कि हम पूरा ही तैयारी करेंगे, तो उससे जब आप देखिएगा समय निकाल करके पूरा एक एक चीज, या फिर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, या ये जो सिलेबस है तो हमको इतना मेरा एरिया है, तो इस एरिया से PT में कहाँ से पूछता है, या कितना हमको पढ़ने पर वो कवर हो जाएगा, है, या इससे बाहर भी पूछता है। तो वो खुद उसको बैठ के बढ़िया से, अगर आप मान लिया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग क्या करता है? कोचिंग यही काम करता है जो आप अभी बताया जा रहा है, यही काम को घर में करता है, वो आकर के आपको बता देता है ना। तो वो मेहनत को थोड़ा सा कर्टेल कर देता है। लेकिन अगर आप इफ यू वांट
टू इफ यू वांट टू वर्क हार्ड, जो हमने कहा, तो अगर आप ये कर सकते हैं खुद से तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, और कुछ नहीं है तो कुछ अच्छे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका मदद लें कि भाई हमको भैया थोड़ा बता दीजिए कि कैसे कैसे इसमें क्या करना है। कुछ दिन अगर वो बता देंगे तो वो कोचिंग से कम नहीं होगा, है ना, तो उसके लिए पैसा की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो पीटी का, और उसमें जो है उस एरिया को बढ़िया से थॉरो एनसीईआरटी से शुरू कर करके जो बेसिक किताबें हैं, अगर इंग्लिश मीडियम का है तो जैसे वहाँ लोग द हिंदू पढ़ते थे, मैगजीन हो गया, है ना, उसके बाद क्रॉनिकल या जो भी मैगजीन है, कोई अच्छा सा मैगजीन और पेपर से आप कर सकते हैं। उसके बाद सर पेपर को भी पढ़ने का क्या तरीका हो सर, इसमें भी लोग वो सबका अलग अलग है। देखिए हमारे एक मेरे रिलेटिव हैं, तो उनका कहना था कि हम क्या करते थे कि सारा जो होता था उसको मार्क कर देते थे, मार्क करके कट करके रख लेते थे, उसके बाद उसको बीच बीच में रिवाइज कर लेते थे। तो पीटी में तो होता क्या है कि करंट अफेयर्स बहुत इन डेप्थ उतना नहीं होता है, बहुत सारी चीज ऊपर ऊपर ही होता है ना, कि मान लिया कोई इवेंट्स हुआ या कुछ हुआ तो उससे पकड़ा जाता है। मेंस में होता है कि बहुत सारी चीज को उसका कंटेंट लिखना होता है, तो मतलब जो चीज है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, वो सिलेबस वाइज और जो क्वेश्चन साथ में रख करके उसको बढ़िया से एकदम स्टडी करके और वो मटेरियल को आप कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो आप पढ़ते हैं उसका एक सारांश आप बना लीजिए, ताकि आप शुरू बार जब पढ़ रहे हैं तो आपको 4 घंटा लगा जो चीज को पढ़ने में, दूसरा बार में वो आपको 1 घंटा में हो जाना चाहिए, आधा घंटा में हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आधा घंटा देखेंगे दिमाग में रिकॉल हो जाएगा सारा चीज, तो उससे क्या होगा, रिवाइज करना आसान हो जाएगा, है ना। तो मोटा मोटी सारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जो बताए हैं वो मैं बोल रहा हूँ, वो इस तरह से किए हैं, उसको एक समअप करके बना लिए हैं, है ना। ये हर जगह होता है, आप इंजीनियरिंग किए होंगे या मेडिकल जो करता है, कोचिंग भी यही करता है, शॉर्ट फॉर्म में जो कैप्सूल जो हम लोग बोलते हैं कैप्सूल फॉर्म में देता है। कैप्सूल क्या है, वो लोग अपना पढ़ लेता है, पढ़ के निचोड़ निकाल लिया, निचोड़ रख के लड़के को दे देता है और वो मग कर लेता है। तो आपने एक बात बताया कि वो लोग को उतना कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है ना, लेकिन उसी तरह से बहुत सारा लड़का का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आया बना दिया, सिलेक्शन हो गया। तो लेकिन वो उधर से नहीं करके आदमी अपना कर सकता है ना। तो उसका यही है कि सिलेबस देखिए, 10 साल का क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसके बाद सिलेबस में अच्छा जो बुक है, स्टैंडर्ड जो बुक है, उस बुक को रख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम अंबार कर लीजिए, 1-2 बुक रखिए उस पर्टिकुलर, मतलब जैसे मान लिया पॉलिटी है तो जो स्टैंडर्ड बुक है, बस एक कोई हैंडी रख लीजिए, वो पढ़िएगा तो आप खुद ब खुद उससे बन जाएगा। तो इस तरह से जो 7-8 एरिया हो जाएगा, जब आप पढ़ेंगे तो एक शॉर्ट नोट्स आपका बन जाएगा, वो हो गया। अब आप पीटी जब एक रेंज आपका एक लिमिट, मतलब आपको जब एक तैयारी का लेवल आ जाएगा तो फिर पीटी कभी नहीं रुकेगा, कोई एग्जाम का पीटी नहीं रुकेगा। ये आप देखिएगा कि जनरली जो लोग तैयारी कर लेता है ना, एक अच्छा तैयारी होगा, फिर पीटी कभी नहीं रुका। अच्छा, जब आपका पीटी नहीं रुक रहा है तो अब क्या बच गया, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू तो है पर्सनालिटी टेस्ट, है ना, मतलब कि जो आप जितना पढ़ते जा रहे हैं, जो गेन व्हाट यू आर गेनिंग डे बाय डे, वही इंटरव्यू है, उसी को आप पे सर हम आएंगे बाद में। तो वो हो गया, अब बच गया मेंस आपका, और मेंस का ही मार्क्स जो होता है वो ऐड होता है, इंटरव्यू का कुछ मार्क्स ऐड होकर मेरिट लिस्ट बनता है, है ना। और पीटी तो पीटी में आप एक रेंज तक अगर पहुंच गए, एक मेहनत शुरू में आपने कर दिया, तो ये फिर अगला बार बहुत कम मेहनत देना पड़ेगा। इसी समय होता क्या है यूपीएससी में हम लोग कि जब मई में पीटी होता था तो लोग मार्च में शुरू करता था, और किसी का पीटी नहीं रुकता था, मोटा मोटी जो मेंस लिख रहा है, तो इसलिए क्योंकि सब पढ़ा हुआ है, हल्का हल्का ब्रशअप किया 2 महीना में, फिर पीटी हो गया, और मेन फोकस शुरू का मेंस पे होता है, क्योंकि मेंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो 2 ऑप्शनल था, अब एक ऑप्शनल है, जीएस काफी बड़ा है ना, तो उसमें पढ़ करके आपको, चूंकि बहुत चीज को हमेशा के लिए आप नहीं रख सकते हैं, तो उसको क्या है कि उसको आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक वाइज है तो उसको सॉर्ट करके, और किस किस हेड वाइज हम उसको आंसर कर सकते हैं, उस तरह से क्वेश्चन वाइज और सब हेड वाइज एक शॉर्ट बना लेना, ताकि उसको फटाक से हम देखें तो याद आ जाए, है ना। जैसे मान लिया हमको पकड़ी बरामा के ही बारे में लिखना है, तो पकड़ी बरामा के बारे में लिखना है तो बहुत सारे फैक्टर हो गया, पकड़ी बरामा की क्या आबादी है ना, एक जनरल हो गया, उसका डिटेल समझाएंगे तो यहाँ का कितना पंचायत है, कितने लोग हैं, कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक खाका बन गया, और खाका में थोड़ा इन्फॉर्मेशन करके उसको रख लीजिए, ताकि जब भी आप उसको देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हमको इसमें क्या लिखना है। ये हमारे सीनियर बताए थे, इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, जो आज आईएएस हैं। तो इस तरह से एक बना लेने पे समय, बहुत कम समय में आप उसको, जैसे मान लिया परीक्षा है, 2 महीना बचा अंत में, मई नवंबर में परीक्षा होता है मेंस, तो आप उससे पहले क्या है, तैयारी किए जून जुलाई अगस्त, अब सितंबर से हम उसको रिवीजन का रख दिए, तो फटाफट आप उसको रिवाइज पूरा कर सकते हैं। जब लास्ट मोमेंट में रिवीजन किया रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज माइंड में तुरंत रहेगा, उसको आप लैंग्वेज फॉर्म में तुरंत कर लीजिएगा, और सारा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो नेचुरल है कि आपका सक्सेस रेशियो उसी अनुपात में बढ़ जाता है। आप कुछ क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका वैसे हो गया, क्वेश्चन बड़ा आता है मार्क्स का।
तो अगर मेंस में अच्छा नंबर आ गया है ना, और साथ ही साथ आपका तो इंटरव्यू का कुछ ना कुछ तैयारी चल रहा है, क्योंकि मेन होता है करंट अफेयर्स और आपका जो अपना व्यक्तिगत जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, और अपना तो फिर आदमी इंटरव्यू का फिर तैयारी कर लेता है, महीना 2 महीना जो मिलता है उसमें, और वही दोनों का ऐड करके रिजल्ट निकलता है। ये जो सर आपने बात बताया वो मैं भी बच्चों को बताता हूँ कि पहली बात आपने बताया कि एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, कि मतलब देखना है, सिलेबस देखना है, कौन सा हमारा वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कैसे कितना कर सकते हैं। तो मैं भी लोगों को यही बताता हूँ सर कि हम अपने लाइफ से भी, या आप जैसे लोग या जो भी ऐसे लोग हैं सफल लोग, उनके लाइफ से मैं यही सीखा हूँ कि जो भी ऐसे लोग हैं वो काम शुरू करने के पहले 90% उसकी प्लानिंग करते हैं और 10% उसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जो असफल लोग हैं वो क्या करते हैं कि 90% पहले एग्जीक्यूट करना ही शुरू कर देते हैं चीज़ों को, प्लानिंग नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया सर कि सबसे पहले जो है इंटरनेट आजकल सशक्त माध्यम है, तो वहाँ पर आ गया है, वहाँ से जा करके आप देखें कि क्या सिलेबस है, कितना हम कहाँ पे हैं, कितना हम जो है खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं, कितना हम झूठ बोले हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना है, किसमें कौन से टॉपिक पे कितना मैक्सिमम हमको करना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात आपने बताया सर कि रिवीजन करने में जब 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं तो टाइम फिर बहुत कम लगता है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ सर कि हम भी लोगों को बताते हैं, जैसे उस दिन हम क्लास में बताए थे सर कि जो क्वेश्चंस को मतलब 2 पन्ने 3 पन्ने में लोग सॉल्यूशन देते हैं, उसको मैं कैसे 5 सेकंड में कर दिया था बिना पेन उठाए। तो ये इसके पीछे कारण यही है कि मैं उस चीज़ों को 7-8 सालों से पढ़ रहा हूँ, और बार बार पढ़ के चीज़ों को बहुत डेप्थ से समझ करके हमारे माइंड में हर चैप्टर में सर, जैसे फिजिक्स के अंदर अगर पहली बात करूँ सर तो रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन आता है। उन सभी में सर हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, हमको कोई डिफिनेशन याद नहीं है। हर चैप्टर में हमको लगता है कि मात्र 4 लाइन इसके बारे में पता है। जैसे रिलेटिव मोशन है तो मैं जानता हूं कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे को एनालाइज करना है तो जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना है उसको ऐसा मान लो कि ये रुका हुआ है, और इस चीज को करके आप कोई भी क्वेश्चन हमको दीजिए सर हम बिना पेन उठाए करते हैं। तो ये चीजें बार बार रिवीजन करने से, चीजों को समझने से आता है, और ये बहुत अच्छी बात है। हर एक चैप्टर में हमको यही लगता है कि 4-5 लाइन अगर कुछ हमारे सीनियर ये भी बताए थे कि कुछ लोगों का ये होता है, जैसे जब पढ़ते हैं तो जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स कर दीजिए और उसको थोड़ा सा अपने माइंड में है ना, जैसे मान लिया कोई भी चीज है, जैसे आप मान लिया इन्वायरमेंट का है, मान लिया कंजर्वेशन हम पढ़े तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पूरा पढ़िए, फ्लड अभी आया हुआ है, मान लिया फ्लड हम पढ़े तो पूरा पढ़ लिए, पढ़ लेने के बाद तो थोड़ा देर बैठ करके उसको रीऑर्गेनाइज करिए ब्रेन में कि हमने क्या पढ़ा। हाँ, रीऑर्गेनाइज करेंगे क्योंकि लंबा लंबा जो लिखना होता है ना आंसर, उसके लिए बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें तो मान लिया हो जाता है, सब्जेक्टिव चीज के लिए आपको रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत, क्योंकि आप 4 पन्ना में पढ़े लेकिन वहाँ आंसर करना है आपको मान लिया 400 वर्ड में है ना, या 2 पेज में आपको लिखना है, तो उतना सारा कंटेंट को आपको इसमें एंट्री करना, वो भी समय के साथ 3 घंटा में आपको बहुत लिखना होता है, तो उसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे जो टॉपर होते हैं वो इस तरह से करते हैं कि कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको एक ब्रेन में कहिए तो जैसे हम लोग कंप्यूटर में फीड कर देते हैं तो उसी तरह उसको रीऑर्गेनाइज करके अपने वो रख लेते हैं। तो उसी चीज को मैं दूसरे लहजा में कह रहा हूँ कि वो गॉड गिफ्टेड जो है वो ब्रेन में सेट कर लिए, और जो बाकी बच जाते हैं मान लिया तो वो लोग इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को पहचान करके आप अपने आप को उस स्ट्रेंथ को कैसे और स्ट्रेंथनिंग करते हैं, है ना। तो बाकी तो हर लोग का अपना अपना अलग सक्सेस फॉर्मूला है, लेकिन जो मैं महसूस किया वो मतलब इस तरह से है। और एग्जाम्पल खासकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उन लोग के लिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं एक शेयर करना चाहता हूँ इस माध्यम के थ्रू कि एक मैं पहले भी बहुत बार कहा हूँ, एक प्रतियोगिता दर्पण में इंटरव्यू आया था 10-15 साल पहले। एक केरला की लड़की थी जो नर्सिंग कोर्स कर रही थी, मैं बताया था। वो एक बार ट्रेन में जर्नी कर रही थी तो उन्हीं का स्टेटमेंट आया था कि एक लड़का, जब मैं पूछा आप क्या करते हैं तो वो बताया कि मैं सिविल का तैयारी करता हूँ। तो उसमें शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज सिविल सर्विसेज। लेकिन एक दूसरा इंसिडेंस उनके साथ हुआ कि एक दूसरा लड़का बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में क्यूरियोसिटी जागा कि क्या है भाई, तो पूछी इससे क्या होता है, तो बताइए कि हम इससे फला जॉब मिलता है या हम इस पोस्ट पे जाते हैं। फिर वो मतलब बोली कि हम एकदम अब डेडिकेटेड हो गए कि हमको यही करना है, और वो चली गई तैयारी करने के लिए। शायद 1-2 अटेम्प्ट में वो सक्सेस नहीं प्राप्त की, है ना। 3rd अटेम्प्ट में या 4th अटेम्प्ट जो भी है, शायद 3rd अटेम्प्ट में वो सी एस गॉट 25th रैंक एंड राइट नाउ सी एस मतलब IAS कैडर मिला, और राइट नाउ होगी कुछ सेक्रेटरी या जो भी बहुत ऊंचे पोस्ट पे पहुंच गई होंगी। तो मेरा ये कहना है कि जो नर्सिंग कोर्स कर रही थी, जो ग्रेजुएशन नर्सिंग कोर्स की है, तो ऑल इंडिया में 25 रैंक ला रही है,
है ना। तो ये दोनों डाइकोटोमी चीज है कि आप मेडिकल नहीं किए, आप नर्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब वो नर्सिंग कर रहे थे तो उनका भी मन रहता होगा हम डॉक्टर बने। बिल्कुल। अब आपने नर्सिंग किया और आज आप मतलब IAS बन गए, तो ये चीज तो है ही है कि इसका मतलब है कि कोई भी आदमी मेहनत करके, है ना, बहुत अच्छा कर सकता है। फिर हमारे साथ हमारे एक सीनियर थे IAS, वो भी बता रहे थे कि वो करस्पॉन्डेंस से उन्होंने किया है ग्रेजुएशन और आज IAS हैं। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपने कहाँ से किया है, कैसे आए हैं, और ये भी नहीं है कि हर IIM करने वाला हर डॉक्टर या हर IITian जो है वो बन जाए, है ना, ऐसा भी नहीं है। स्पेस सभी के लिए है, मेहनत आपका है, आप मेहनत करिए, आप सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है लेकिन हाँ, इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, आपको देना पड़ेगा अपने आप को, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर 500 सीट है तो 500 जो मेहनती जो क्रीम लड़का है जो दिया है समय, उसी का सिलेक्शन होना है ना। तो आपको ये सोच लेगा कि भाई हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो एक नंबर मायने रखता है। तो समय को समझते हुए, मेहनत करते हुए और चीजों को ध्यान में रख करके। एक बात और सर हम जानना चाहेंगे सर कि NCERT बुक को मतलब पढ़ने का जो तरीका होता है सर, कई लोग उससे नोट्स भी बनाते हैं, ये बार बार, और कई लोग हमसे जानना भी चाहे सर, जब मैं अनाउंस किया था कि भैया NCERT का बुक को कैसे पढ़ें, क्या उसका नोट्स भी बनाएं, या उन्होंने कहा था कि वीडियो सर से पूछे क्या वो नोट्स बनाते थे उसका, तो ये चीज सर बताएं सर। NCERT तो जनरली देखिए, हम तो GS के लिए उसको ये किए थे, तो GS में जो PT था, प्रीलिम्स जो था, तो उसके लिए हम लोग उसको रेफर किए थे। तो उसमें जो PT पॉइंट ऑफ व्यू था उसको मार्क कर दिए थे ना, उसके जो आता है मार्कर, तो उससे मार्क किए थे हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज है, तो उस तरह से किए थे। और जहाँ तक संभव हुआ था हम लिखे भी थे, कुछ PT के लिए नोट्स बनाए थे, मेंस का भी हम नोट्स बनाए थे, सब्जेक्ट वाइज जो हम पढ़े थे तो बनाए थे। और सर प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है सर, वो तो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है सर। देखिए हम लोग के टाइम में मई में होता था PT, 20 तारीख के आसपास, अब वो भी शायद बदला है थोड़ा, अब जून में होता है। और हम लोग का अक्टूबर लास्ट में यानी नवंबर के फर्स्ट वीक्स में मेंस होता था, और PT का रिजल्ट आता था आपको जा करके मई में होता था, जून जुलाई के आसपास में आता था, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना मिलता था उधर। और अगर PT बहुत अच्छा चला गया है तो 2 महीना आपका इधर हो गया। अच्छा, जो लोग डायलेमा में हो गए तो 2 महीना बर्बाद हो जाता था, है ना। तो PT इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप PT अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका ये समय भी हो जाता है, आप उसी इंथुजियाज्म उसी मेहनत से आप लग जाते हैं। लेकिन जिसका थोड़ा डायलेमा में रहता है वो मन में रहता है होगा नहीं होगा, फिर PT कर रहे हैं कि मैं, तो इसलिए शुरू में ही बढ़िया से मेहनत कर लेना है ताकि PT हर्डल ना बने, तो आपके लिए 2 महीना बढ़ जाएगा। और 5 महीना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप शुरू से मेहनत कर रहे हैं तो स्मार्टली मेहनत करिए, ताकि जो आप समय अभी दे रहे हैं 5 घंटा, वो 5 घंटा अगला बार ना देना पड़े, है ना। उस 5 घंटे को हम 50 मिनट में कन्वर्ट कर सकें, तो उसको अगला बार पढ़ने में हमको 50 मिनट ही लगे और उसके बाद पढ़ने में 30 मिनट ही लगे, जो हम 5 घंटा लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो उस तरह से अपने आप को करना है, और उससे क्या होगा ना, फिर धीरे धीरे अभी जो चीज जानकारी रहता है वो हम देखते हैं तो समझ में आ जाता है ना। अब हमारा यहाँ जितना पंचायत है तो खाली देख लेते हैं, अच्छा पंचायत तो दिमाग में आ जाता है, क्योंकि जानकारी है। तो जो चीज हम पहले पढ़े हुए हैं उसका अगर हम एक ब्रीफ बनाए हुए हैं तो फिर वो जाने की जरूरत नहीं होती है, वो आप खाली देख लेते हैं कंटेंट तो दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये था ये था ये था ये था। एक बात और है सर कि BPSC या UPSC आपने तो शेयर की। अगली बात हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो भी UPSC का या BPSC का जो इंटरव्यू होता है उसमें कहा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी की टेस्ट होती है, तो आपने सर कितने बार इंटरव्यू दिया और उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर, ये हमारे लोगों को बताएं। इंटरव्यू जहाँ तक है इंटरव्यू बोर्ड में बैठने का, तो एक बार UPSC में बैठे हैं, एक बार BPSC में बैठे हैं। तो उसमें मेरा 165 UPSC में आया था, इसमें 99 आया BPSC में। ये किस टाइम की बात है सर? 2010 में, 2009-10 में UPSC में, और 2013 में BPSC में, जो जिस सेवा से अभी आए हैं। तो जो मुझे जो परसेप्शन हुआ है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू मतलब वो इंटरव्यू ही है जिसके तहत वो लोग सिलेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका रिटर्न में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, लेकिन इंटरव्यू में देखते हैं कि उन लोग को 300 में 70 नंबर 75 नंबर इस तरह से मार्क्स कंसिस्टेंटली 2 से 3 बार मेरे मित्र को भी आया है और हमारे एक रिलेटिव हैं उनको भी आया है। तो अब उतना नंबर आ जाने के बाद तो सीधा लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, है ना, जो कि डिजर्व करते हैं कि उनको एवरेज मार्क्स भी आता तो सिलेक्शन हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो एक बहुत ही क्रूशियल फेज होता है सिलेक्शन का।
तो इंटरव्यू में आखिर ऐसा कुछ तो ट्रेट होगा जो वो चाहते होंगे, तभी किसी को 210 नंबर दे रहे हैं, किसी को 70 नंबर दे रहे हैं। तो जो मैं जज कर पाया हूँ, जो मुझे लगा, वो मुझे ये लगा कि आप में वो स्किल ढूंढ रहा है इंटरव्यू के माध्यम से कि आप उस जॉब के लिए कितना सूटेड है। आपका आंसर के थ्रू वो जज कर रहा है कि आप सोसाइटी को देने के लिए कितना ईगर हैं और मतलब आपकी व्यक्तित्व उस लायक है कि नहीं, आप कितना उसको प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन देते हैं, आप और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्या। जैसे बहुत बार क्वेश्चन उसी तरह से होता है। हमारे एक मित्र हैं जो अभी यहाँ IPS भी हैं, दिल्ली में मुलाकात हुई थी, सुजीत नाम सुने हैं सर, SP, हाँ IPS हैं। तो उनका इंटरव्यू एक बहुत ही एग्जाम्पल इंटरव्यू है। तो अगर उनसे तक बात जाएगी तो रिमाइंड करेंगे, मतलब तो हम लोग वहीं पे थे, तो मालूम चला उनका जब इंटरव्यू हुआ तो आए तो बोले कि बहुत अच्छा नहीं गया इंटरव्यू उनका बहुत ही मतलब अल्टर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जो अमूमन उसर से नहीं पूछा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंटरव्यू कुछ प्रिडिक्टेड नहीं होता है। हाँ, इंटरव्यू का एरिया होता है ना। उस एरिया में क्या होता है कि आप जब तैयारी करते हैं तो आपको बायोडाटा है अपना, आप क्या हैं, है ना, उसका आप तैयारी करेंगे। बायोडाटा में आप कहाँ के रहने वाले हुए, आपके अगल बगल क्या है, आप क्या पढ़ाई किए हैं, है ना, आप हॉबी क्या रखते हैं, समाज का नज़रिया क्या रखते हैं, ये आपका हो गया। अच्छा, दूसरा हो गया कि जो आप जहाँ रह रहे हैं, है ना, उस राज्य, उस देश और उस दुनिया, उस कल्चर मतलब उसमें सब आ गया। वो तीनों का जानकारी आपको होना चाहिए। तीसरा, आपने जो पढ़ाई किया है ना, तो उसके बारे में पूरा जानकारी हो गया, है ना। तो ये इतना हो गया। फिर साथ साथ जो है आपको दुनिया, जो करंट अफेयर्स है ना, वर्ल्ड अफेयर हो गया, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो खास UPSC में कभी कभी इंटरव्यू क्या होता है कि कोई एक फील्ड में जाता है, उसमें काफ़ी डीप तक चले जाते हैं लोग, है ना। तो इसलिए आपको जानकारी रखना जरूरी है हर चीज़ का। और उसको कैसे, मतलब उसका रणनीति बताएं सर कि तो उसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करें। जैसे आपने बताया सर कि मतलब वो जानना चाहते हैं कि जो जॉब आप करने वाले हैं उस अनुसार आपकी व्यक्तित्व है कि नहीं, मतलब उस जॉब के लिए आप अपने व्यक्तित्व को बनाएंगे, उसकी रणनीति क्या हो सर, कैसे उसकी तैयारी। रणनीति में तो यही है कि जैसे मैं शुरू में बोला कि जब आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जो PT से तैयारी की है, PT मेंस, तो जो आपने कंटेंट पाया या जो किताब से आपने जो पढ़ा, वो तो आपका इंटरव्यू में भी काम आएगा। मान लिया अभी फ्लड आ रहा है, किसी से पूछा जाएगा कि आप वहाँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं, आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप जाते हैं, तो आप इस फ्लड के लिए आप क्या करेंगे, इससे रोकथाम के लिए क्या, ये क्वेश्चन हो सकता है, है ना। तो आप जब आप फ्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक जनरल आइडिया तो हो गया। अच्छा, लेकिन जब आप बिहार से हैं, अगर किसी का नॉर्थ इंडिया से है, नॉर्थ बिहार से है, तो ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। तो आपको उसमें अलग से उसका आपको रखना चाहिए कि हाँ, हम उसमें और अच्छा ढंग से क्या कर सकते हैं, ये आंसर भी आपको बना के रखना है। तो जो मान लिया हम 6 आंसर, उसमें 6 पॉइंट रख रहे हैं आंसर में, तो 5 पॉइंट तो आपको किताब से मिल गया। जब आप फ्लड टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 4-5 पॉइंट तो वहाँ से मिल गया, है ना, जिसमें कि आपको जो भी डिजास्टर मिटिगेशन होता है, डिजास्टर जो है चैप्टर, उससे आप मिल गया। तो जब आप PT मेंस पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें इनकॉर्पोरेट हो ही रहा है, उसको ये अलग करके नहीं रखना है, वो आपको वहाँ काम आएगा। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल, है ना। 2-4 चीज़ तो सब बोल देगा, लेकिन आप वहाँ के हैं तो वहाँ के रहने के नाते आप उस प्रॉब्लम को कुछ अलग ढंग से आपको प्रस्तुत करना होगा, जो कि आपको स्पेशल मार्क्स दिलाएगा। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है कि आपने जो प्रोफेशन किया है, जैसे मैं दोनों इंटरव्यू में देखा कि मैं वेटनरी ग्रेजुएट होने के नाते मैं कहूँ कि 30 से 35% क्वेश्चन मेरा वेटनरी साइंस से पूछा गया। मेरा BPSC में तो 50% क्वेश्चन वेटनरी से था। उसमें भी हमसे कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था वेटनरी से संबंधित, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे। उसके बाद मेरा उसमें हॉबी पूछा गया था, जो आप हॉबी रखते हैं। तो खास कर जो बिहार के लड़के हैं वो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉबी में हम क्या दें, है ना, और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी अहम होता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें थोड़ा सा तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप हॉबी बोलते हैं ये मेरा हॉबी है, तो आपको उसमें अच्छा जानकारी होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो पूछने के लिए बहुत तरह का चीज़ पूछ सकते हैं, है ना, दे आर ओपन टू आस्क एनीथिंग। तो आपको भी डाइवर्स उसमें नॉलेज चाहिए, जहाँ हॉबी का बात आ जाता है। तो मोटा मोटी कोई भी इंटरव्यू के लिए आप अपना तैयारी कर लीजिए। बायोडाटा, जो आप बायोडाटा बनाइएगा उसमें सारा कुछ आ जाएगा। आपका घर कहाँ है, जैसे मेरा घर मान लें नालंदा है, तो नालंदा में क्या कुछ है। जैसे एक नालंदा का लड़का था, उससे UPSC में पूछा गया था कि जो बिहार से की पहाड़ी है उस पर एक छोटा सा ये है, एक मीनार थी है, मजार टाइप का कुछ है, तो उस नाम से उनको पूछा गया।
तो जो वहाँ बोर्ड में बैठे हुए होंगे नेचुरली वो कभी न कभी यहाँ पे आए होंगे या यहाँ जॉब करके गए होंगे, उसकी जानकारी उनको है। अच्छा, अब अगर आप वो चीज़ नहीं बताएंगे तो नेचुरल है बड़ा बैड इम्पैक्ट होगा, है ना। हम अगर यूपी का कोई चीज़ को नहीं बताएं तो वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जो कि, तो आप जहाँ से हैं वहाँ शुरू करिए। अगर इंटरव्यू का बात करते हैं कि हम जिस घर से हैं, हम जिस जिला से हैं, वहाँ कुछ स्पेशलिटी है तो अगर है तो उसके बारे में जानकारी रखिए। आज तो नेट का जमाना आ गया, पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, अब तो नेट में खोजिएगा तो आपको 80% वहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सारा कुछ। तो वो आप रखिए, पढ़ करके रखिए, मार्क करके रखिए, राज्य के बारे में मार्क करके रखिए। फिर आप जहाँ पढ़ाई किए हैं, है ना, उस जगह, जैसे मैं कर्नाटका से पढ़ा हूँ तो कर्नाटका में मेरा यूनिवर्सिटी जहाँ था धारवाड़, तो धारवाड़ आपको ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको उस चीज़ ध्यान रखना है। बीदर बगल में हैदराबाद, तो उससे संबंधित हम ये निकल नहीं सकते हैं कि वो साउथ इंडिया का बात है हम कहाँ पढ़े, क्योंकि हम वहाँ 5 साल दिए हैं। तो आप 5 साल में वहाँ दिए हैं तो आप अपने आप को कितना झोंके हैं। खाली आदमी घूम तो सब रहा है, लेकिन काहे वो क्यों चुनेगा, कुछ तो आप में वो कीन नजर होना चाहिए कि गुजरे हैं तो वो चीज़ आपको जानकारी है कि नहीं, कि आपसे 5 साल गए घूम के आ गए। तो वो चीज़ है कि आप जहाँ जहाँ गए हैं उसको थोड़ा सा ब्रशअप करके रखिए, है ना। तो आप जो डिग्री किए फिर उसके बाद उसके बारे में आप रखिए कि अब हम वेटनरी किए हैं तो पशु में कौन कौन सा रोग होता है, किसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, उसका फीडिंग हैबिट क्या होता है, वो किस तरह का घास कहाँ मिलता है, कौन सा ब्रीड जो है स्पेसिफिक है, कौन सा ब्रीड बिहार का स्पेसिफिक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं तो जो बेसिक चीज़, आप इंजीनियर हैं तो आपसे पूछ सकता है, मान लिया जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो कहीं मान लिया कोई पुल टूट गया तो उसके संबंधित पूछ सकता है कि क्या इसमें वजह हो सकता है। सारा पैरामीटर को जब फुलफिल किया गया तो क्यों ये ऐसा हो गया, कोई पुल है 50 साल से चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो जो है वो आपको ये जानना चाहता है, वो सब्जेक्ट क्या जान के करेगा, उस सब्जेक्ट के माध्यम से ये जानना चाहता है कि आप सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के साथ साथ आप समाज से उसको जोड़ के पढ़े हैं कि नहीं, है ना, उसको आप सामाजिक नजरिया से पढ़े हैं कि नहीं, वही है इंटरव्यू। और आपको आंसर में भी वही आपको बोलना है कि वहाँ अमूमन कोई भी पूछा जाएगा वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा, है ना, कुछ भी। तो उस प्रॉब्लम का कंटेंट बताना है ना, वो प्रॉब्लम क्या है जो पूछे पहले वो क्या है, उसका कंटेंट क्या है, और उसका आपको रेमेडी भी बताना है कि सर उसमें ये किया जा सकता था। अब मान लिया गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ है जो मान लिया कमियां हैं, तो सिर्फ कमी गिना देना सर ये नहीं था इसलिए नहीं हुआ, हम तो बहुत गरीब थे पास नहीं किए सर, ये उसका नहीं है। आप उसमें फिर रास्ता ढूंढिए, है ना, तभी ना। गलती तो सब, कमियां तो सब गिना देगा, लेकिन कमियां के साथ साथ अच्छाइयाँ जो है जो गिना सकेगा वो कर सकेगा उसी को तो चुनेगा। यही जो। और आपने सर एक चीज़, चूँकि कुछ दिनों से बातचीत हो रही है आपसे, तो आपने बताया था सर कि एक हॉबी के बारे में कि संगीत था, तो सर कुछ उसमें बताना चाहेंगे सर कि मतलब उसमें क्या हुआ था सर, उसको जरा से फिर से बताएं सर। देखिए हॉबी बहुत तरह का लोग को हॉबी होता है, रखते हैं। तो मेरा जब इंटरव्यू था तो मैं उसमें सिंगिंग रखा था, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसा तो सीखे नहीं है, लेकिन एक था रख लिए थे, लेकिन थोड़ा ब्रॉड एरिया है तो बहुत चीज़ें इसमें आ जाती है ना। तो जब तैयारी करने के दरमियान हुआ कि इसमें तो बहुत कंटेंट चाहिए, तो ठीक है अब भरने वक्त तो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि आपका हॉबी सिंगिंग है, तो आप क्या मतलब पसंद करते हैं गाना, कुछ गाना सुनाइए। तो हमसे पूछा गया था तो मैं एक गाना उनको सुनाया था। फिर पूछे कि ये किस हीरोइन पे अच्छा फिल्माया गया है, हाँ, किस हीरोइन पे फिल्म नहीं थी। तो बहुत ऐसा नहीं, बहुत डीप क्वेश्चन है। तो लेकिन हुआ क्या था कि हम थोड़ा सा कुछ भी अपने आपस में हम लोग डिस्कशन किए थे तो थोड़ा मिस कर गए थे। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए नेगेटिव गया था, क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। और वहाँ पे आप कुछ आंसर गलत करते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव होता है। बेईमानी माफ नहीं किया। हाँ, मतलब माफ नहीं किया था, मतलब बेटर है कि आप सही बोल दीजिए कि सर आई डोंट नो। ये ऑप्शन, जैसे मैं सुजीत कुमार का जो एग्जाम्पल दिया उसमें उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ, वो इंटरव्यू में गए बता रहे थे कि जब हम गए तो पूछते हैं कि डिफाइन टेबल, उनका पहला क्वेश्चन जैसा कि बताया कि डिफाइन टेबल। तो बोले कि हम तो शुरू में बहुत ये हो गए कि डिफाइन टेबल मतलब यूपीएससी इंटरव्यू में आए हैं पूछ रहे हैं डिफाइन टेबल। तो इन्होंने बताया कि सर, हम बोले कि सर वुडन ब्लॉक होता है, 4 ये होता है ऐसा फॉर यूज फॉर दिस पर्पस। वो बोले कि डोंट नो अबाउट लॉगरिथमिक टेबल एंड पीरियडिक टेबल। तब इनका माइंड स्ट्राइक किया, वो दैट इज आल्सो ए टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो अगला क्वेश्चन था डिफाइन डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल डिफाइन किया। फिर वो बोले कि डू यू वांट टू टेक टी, तो बोले अपना कुछ बोले यस सर या नो सर, सर ऑलरेडी आई हैव टेकन इट। तो यू सी योर बैक साइड वन जग इज देयर। तो स्टार्ट उनका इंटरव्यू का बहुत ही पिकुलर ढंग से हुआ, लेकिन ये अपने आप को कंपोस्ट रखे। उसके बाद बताया कि 5-6 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम मतलब सॉरी सर आई डोंट नो सर आई नो, इस तरह से। तो शुरू में इनका जो है आधा इंटरव्यू बोले कि हम बहुत, मेरा अल्टर गया
लेकिन ये अपने आप को कंपोज रखे और लेकिन आंसर कुछ चीज़ बहुत अच्छा दिए थे। तो जब आए तो थोड़ा सा, चूँकि आदमी को रहता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ये अपने आप को लग रहा था कि भाई हम तो शुरू में बड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दे हैव गिवन, आई थिंक दे हैव गिवन गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, दैट्स व्हाई हिज रैंक वाज नियर बाय 100, बिलो 100 और समथिंग लाइक दैट। तो मैं कह सकता हूँ कि इंटरव्यू में इवन नॉट गिविंग, यू आर रिस्पॉन्डिंग लाइक आई डोंट नो सर इन हाफ, मतलब 50% क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, दैट मीन्स यू सो द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू कि आप जो है चीज़ों को मतलब आप भरवा नहीं रहे, जो आप हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। तो ये भी एक मायने होता है, इसलिए कोई चीज़ आप नहीं जान रहे हैं तो उसको आप पोलाइटली बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको मेरिट चेक कर चुका है, पीटी पास किए हैं, मेंस पास किए हैं, तो इंटरव्यू में आए। इंटरव्यू में पूरे मान लिया 2 लाख 3 लाख लड़के देते हैं, उसमें से 300, उसमें से मान लिया 2000 3000 को इंटरव्यू कॉल करता है। दैट मीन्स कि आपने 2 लाख, अगर 3 लाख भरा होगा तो 2,97,000 को पार करके आप यहाँ आए हैं, तो मेरिट तो ऑलरेडी दे आर नोइंग, यू आर मेरिटोरियस, बिल्कुल है ना। तो ओनली थिंग कि आप वहाँ पे जो है वो आपका पर्सनालिटी को जज कर रहा है कि आप कितना कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। हम लोग जब जैसे लोग पूछते हैं सर कि खास करके मैं IIT की अगर बात करूँ तो IIT का जो जेईई एडवांस एग्जाम होता है, तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि भैया इधर से पढ़ करके जाते हैं, वहाँ पे भुला जाते हैं या फिर ऐसे घौंच पौच हो जाता है। तो इसमें जेईई एडवांस के एग्जाम में सर जब पेपर सोल्व करने के लिए जाते हैं, तो उस पर तो मैं कारण पहले भी बता चुका हूँ कि चूंकि लोग चीज़ों को इतिहास की तरह पढ़ते हैं, हर चैप्टर में 30 फॉर्मूला याद किए, उससे रिलेटेड थ्योरी पूरा रटे, तो इस तरह से वो याद नहीं रहेगा। हम लोग जब पढ़ते थे सर तो लगता था कि कोई भी चैप्टर के बारे में अगर 2-3 लाइन हमको याद है तो इससे संबंधित कोई भी सवाल को हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने मोशन की बात बताई कि कोई भी रिलेटिव को डील करना है तो ऐसे करते हैं। तो ये एक बात है सर। दूसरी बात ये है कि एग्जाम में जाने के टाइम पे जैसे मैं जो बताता हूँ स्टूडेंट को कि कई बार क्या होता है, IIT की बात अगर करूँ तो जब क्वेश्चन जो पेपर में होता है उसमें पहला क्वेश्चन बहुत टफ है, दूसरा क्वेश्चन और टफ है, तीसरा क्वेश्चन और टफ है। मतलब पेपर आपने सॉल्व करना शुरू किया, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, चौथा क्वेश्चन नहीं हुआ, 5वां क्वेश्चन नहीं हुआ। अब इसके बाद जो है मतलब स्टूडेंट का इतना आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, इतना टूट जाता है कि लगता है कि अब तो IIT की भाषा में उसको बम बोलते हैं, कि पूरा बम ही रखा हुआ है इसके ऊपर। तो ऐसे में मतलब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है सर कि ऐसे में अपनी टेम्परामेंट को लूज नहीं करना चाहते हैं। वो जो होते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि ऐसे परिस्थिति में आपका टेम्परामेंट क्या है, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। तो वैसे उसका जो ऐसे में सोचना है कि हो सकता है इस पेपर का ये सबसे टफ क्वेश्चन है, हमारा ऐसा लगता है कि सोचना है कि इस पेपर का, पूरे पेपर का ये 5 क्वेश्चन जो है वो सबसे टफ है, अगला आसान होगा, ऐसे आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन करते करते कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपसे नहीं होते हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा समय आप दे दिए, तो उसका जो इफेक्ट होता है सर वो दूसरे क्वेश्चन पे भी हो जाता है, जो आसान होता है उस पर भी हो जाता है। तो इस पे भी मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि वो इफेक्ट जो है वो लोकलाइज्ड इफेक्ट होना चाहिए। हाँ एक्चुअली, और बायोलॉजी में दूसरे पे नहीं पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी में कहें कि जब ब्रेन जो आपका ज्यादा टेंस हो जाता है तो बहुत सारा केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल रिलीज के कारण जो आपका जो है ना माइंड और डाइवर्ट हो जाता है। वो जो न्यूरॉन्स के बीच में जो कहते हैं जो ट्रेनिंग होनी चाहिए या कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटर कम्युनिकेशन, उसमें भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, इसलिए और एग्जाम कंपोज रखने की जरूरत है। एग्जाम जाने से पहले मैं ये भी कहता हूँ सर कि 15 दिन 20 दिन या 3 महीना पहले तक, जिस समय से जैसे 10 से 1 पेपर होना है, फिर 2 से 5 होना है, तो मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि 3 महीना पहले से आप वैसे ही मॉक टेस्ट देना शुरू करें, घर पे बैठ करके पेपर ले लें और उसको उसी टाइम पे मतलब पेपर सोल्व करें 10 से 1 और 2 से 5, ताकि आपका बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस हिसाब से सेट करे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि आपका जो BPSC या UPSC एस्पायरेंट्स हैं वो जब एग्जाम में जाते हैं तो उनको ऐसी क्या बात मतलब ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ों को अपना एक्सपीरियंस डिस्कस किया। नहीं बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत अहम चीज़ बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे रात में मान लिया जाकर पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल क्लॉक उसी तरह से सेट हो जाता है, दिन में सो रहे हैं। अब जब मान लिया उसी आप माइंडसेट से या उसी दरमियान जब आप एग्जाम में जाते हैं तो माइंड आपको उस तरह से उतना एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि आप नॉर्मली जो आपका क्लॉक जो है उस तरह से सेट हो गया है ना, तो वो फ्रेशनेस और वो कंसंट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। तो संभावना है कि मान लिया जरा सा भी मिस्टेक अगर हो जाए है ना चीज़ों, और चूंकि वहाँ पे जो चॉइस होता है पीटी में खासकर तो बहुत रहता है 1 और 2 सही है ना, 1 2 3 सही, अच्छा कोई नहीं है ना, या 1 2 3 4 सब सही, तो बहुत मतलब जो है खास UPSC में जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बड़ा माइन्यूटली देखना पड़ता है। तो उसमें है कि आपको ब्रेन भी है ना कहाँ पढ़े थे उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है, तो ये बहुत जरूरी चीज़। ने मैं बोला था कि सबसे अच्छा शेड्यूल वही है
आप सुबह उठ जाइए, सुबह उठ के पढ़िए, नेचर के अगेंस्ट में मत जाइए। हाँ, नेचर के अगेंस्ट में मत पढ़िए, ताकि जब आप अगेंस्ट में जाएंगे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट हो जाएगा दूसरे तरीके से। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो दिन में जाएंगे, लेकिन आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है अगर दूसरी तरफ से सेट है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये आपने सही बात कहा कि इस आदमी को उस तरह से फॉलो करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, और ये बायोलॉजिकली भी प्रूवन है। बिल्कुल। और है सर कि एक हमेशा मतलब हर कंपटीशन के लिए कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और इसमें तो ये है सर कि मतलब चीज़ों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, समय तो सबके लिए सेम होता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है सर कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे मतलब टाइम मैनेजमेंट का कुछ बताइए सर। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत अहम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है, इसलिए कि आपको पढ़ना बहुत है, समय फिक्स है। मान लिया कोई आदमी चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें, आपने ग्रेजुएशन किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए मतलब मिनिमम अगर हम पूछना चाहें सर कि कितना दिन मिनिमम एक अच्छे मतलब साधारण माइंड जो है उसको मिनिमम कितना दिन रिक्वायरमेंट है सर? अब जो टॉपर हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट निकाले हैं, जिनके बारे में मैंने मैगजीन में पढ़ा है, उसके आधार पर तो हम यही कह सकते हैं कि उन लोग का वही स्ट्रेटजी रहता है कि हमको शुरू से, और वो एक थ्रेशोल्ड लेके चलते हैं। जैसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और क्या जो करते हैं कि आपको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना। अगर आप उससे जरा सा भी नीचे रहेंगे तो इमिशन नहीं होगा, जो फिजिक्स की भाषा में कहते हैं। तो जो थ्रेशोल्ड है, तो आपको मेहनत जो करना है वो मेहनत आपको उस थ्रेशोल्ड पे पहुंचाना है। अगर आपको पहला अटेम्प्ट करना है देन यू हैव टू रीच दैट लेवल। आप उसको फिर मैनेज करिए, क्योंकि जितना पढ़ना है आपको, आप 2 साल या 3 साल अपने लिए रख रहे हैं, तो 3 साल में जितना कंटेंट है ना, उसको आप उस तरह से करेंगे ना, एनालाइज करेंगे। तो यही टाइम मैनेजमेंट है पढ़ने में। फिर टाइम मैनेजमेंट होता है आंसर करने में, एग्जाम देने में, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उस चीज़ों को आपको 3 घंटा में लिखना है, और 3 घंटा में लिखना है। अगर आप पूरे चीज़ को देखेंगे तो करीब 20-25 पन्ना पहुंच जाता है। जो चीज़ होता है वो 20-25 पन्ना से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको हर आंसर उसमें ऐसा भी होता है कि आप चाहिएगा तो एक पेपर पे, एक क्वेश्चन पे आप 3 घंटा लिख सकते हैं, क्योंकि आदमी पढ़ा हुआ होता है, बहुत चीज होता है। तो उन सारी चीजों को हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कि हमको जिसमें मार्क्स मिले, ज्यादा मार्क्स मिले। तो यही मैनेजमेंट है, यही टाइम मैनेजमेंट है कि वो आपको शुरू से ही उसको करना है कि हमको कोई क्वेश्चन को हमको, इसलिए मैं बोला था कि 10 साल का क्वेश्चन लेने पे ये पता चलेगा ना कि इस क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, इसको हमको कितना में लिखना है। और हमको टोटल हमको मेरे पास 180 मिनट है, तो 180 मिनट को हम कैसे कैसे डिवाइड करें एग्जाम में। अच्छा, तैयारी करने में भी कि हमारे पास मान लिया 2 साल का टाइम है, 24 महीना, 24 महीना में मेरा इतना सिलेबस है, तो आप उसको डिवाइड करिए नॉर्मल पढ़ने में, फिर रिवाइज करने में, है ना। तो यही टाइम मैनेजमेंट है। और हमको जहाँ तक लगता है कि जो टॉपर होते होंगे वो शायद इसी चीज़ को बेटर वे में करते होंगे, है ना, एक स्मार्ट वे में करते होंगे, तभी वो टॉपर हैं। और एक और चीज़ सर, जो लोग कुछ लोग जानना चाहते हैं तो मतलब एक तो कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो कॉमर्स से हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी मतलब ये एग्जाम को दे सकता है सर? हाँ, या फिर कोई ऐसा बात नहीं, कोई भी दे सकते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं। ग्रेजुएशन है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है तो वही उसी से देना है। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड है कि उसमें आपको ये नहीं कह सकता है कि हम सर ग्रेजुएशन इससे कर लिए थे, इसमें तो मुश्किल है होना, है ना। आप इंजीनियर हैं तो आप लॉ से दे सकते हैं, आप डॉक्टर हैं बायोलॉजी के। पहले यहाँ जो डीएम थे मनोज कुमार सर, वो लॉ से ही थे। अच्छा, हाँ, वही नहीं, मैं बोल रहा हूँ हर सब्जेक्ट से लोग टॉपर बने हैं। इसलिए ये कहना कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही पास होता है, वो हमको लगता है सब्जेक्ट के प्रति ईमानदारी नहीं होगा। ये आदमी के ऊपर है कि कोई आदमी टॉप किया है तो उसमें वो कला है, वो अपना उसका मेहनत है अपना, है ना। और एज क्राइटेरिया इसमें क्या है सर? एज जब जिस समय हम लोग थे उसमें जनरल का 30 साल था, और ओबीसी का 3 साल एक्स्ट्रा था, और 7 साल शायद SC/ST का था। और अभी जो है, अभी का हम थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है बता पाएंगे, अभी बढ़ाया है, अभी जनरल का शायद कर दिया 33 या कुछ है समथिंग। और सर एक अगली बात हम ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में जो आपके सामने चैलेंजेस आते थे, जैसे मैं अपनी बात बताऊं सर, तो जब हम लोग का IIT में मतलब 45 मिनट में सर 150-200 200 स्लाइड सामने से प्रोफेसर ये कर देते हैं लेक्चर हॉल में, तो वहाँ पे मतलब उस समय हम लोग को समझ नहीं, या फिर ऐसे अनाउंस कर दिया कि 2 घंटे के बाद जो है वाइवा है, और पूरा सिलेबस दे दिया गया। तो हम लोग मतलब अंदर से जा करके बहुत गुस्सा आता था कि 2 घंटे में हम कैसे करेंगे, और वो लोग तो ऐसे होते हैं कि सुनते कुछ नहीं है, सीधा F ग्रेड। तो ऐसे चीजें मतलब, तो फिर जब हम लोग का खत्म हो गया था पूरा ग्रेजुएशन, तो लास्ट डे पे हमारे प्रोफेसर बोले थे कि बेटा इस सिस्टम में मतलब 4 साल जो आपका ग्रेजुएशन हुआ, बीटेक हुआ, उस टाइम पे आपको इतना रगड़ दिए हैं कि जीवन के किसी भी रगड़िए से तुम परेशान नहीं होगे, है ना सर। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो स्टूडेंट लाइफ में या जो आपने तैयारी किया,
उस टाइम जो आपके सामने चैलेंज था सर, और अभी जब आप प्रशासनिक सेवा में है सर, ये दोनों में क्या फर्क है सर? और कौन सा चैलेंज को मतलब कौन सा चैलेंज ज्यादा है सर? कैसे इसको हैंडल करते हैं सर? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बताएं सर, क्योंकि लोगों को इसमें भी बहुत इंटरेस्ट होता है। उस समय का जो चैलेंज था सर और अभी का जो चैलेंज है। देखिए, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आए हैं। आपका भी हम जाने, आपका हम जानकारी हुई, तो हम लोग ग्रामीण परिवेश से आने के कारण जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं या अपना जीवन में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी चैलेंज होता है। पैसे की प्रॉब्लम या जानकारी का अभाव जो भी है, तो वो तो अपनी जगह है। आदमी उससे निकल करके, जैसा आपने भी सफलता हासिल किया, तो जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि जिंदगी के कोई छोर पे आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे चैलेंज नहीं मिलेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चैलेंज भी बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं है कि चैलेंज वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आप एक नौकरी प्राप्त कर लिए। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा सर, ये मैं हर जगह बोलता हूँ कि उलझनों और कश्मकश्म में मैं उम्मीदों की ढाल लिए बैठा हूँ। जिंदगी तेरी हर एक चाल के लिए मैं 2 चाल लिए बैठा हूँ। वैसा ही बात है। तो आज मैं इस जॉब में हूँ, तो यहाँ पे तो मेरा चैलेंज कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा है। लोगों का एक्सपेक्टेशन बड़ा है, क्योंकि आज प्रखंड के मतलब तकरीबन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के हैसियत से हम यहाँ हैं। तो यहाँ जितने भी तरह की योजनाएं चल रही है उसका है ना इम्प्लीमेंटेशन करना, लोगों को परेशानी जो भी है तो हमारे पास आते हैं कि उसका निराकरण हो उस समय। तो चैलेंज तो है ही है। जैसे हम जब वहाँ पे IIT में ग्रेजुएशन कर रहे थे सर, तो वो सब चीज को जो सहे हैं सर, मतलब इतना जल्दी ये सब कुछ करना, या फिर लोग ऐसे बोल रहे हैं, प्रोफेसर गुस्सा हो रहे हैं, जबकि हम काम, मैं अपनी बात एक बताना चाहता हूँ सर। एक एक्चुअली फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स का एक कोर्स होता है सर, फर्स्ट ईयर सबका सेम होता है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स के प्रोफेसर, मैं बताता जा रहा था तो सब कुछ बताया, फिर भी मतलब कभी भी ओके मतलब अच्छा कहते ही नहीं थे कि मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो हम एक बार सोचे कि अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि इनका जितना रिसर्च पेपर है उनकी वेबसाइट पे सब पढ़ के जाते हैं। और मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन फाइनली जब वो वाइवा हुआ और मेरा वो लेने लगे, तो जो पूछते गए हम बताते गए, लेकिन फिर भी कहते हैं वो, मतलब इंग्लिश में बताए थे, इसको मैं हिंदी में कहना चाहूंगा कि आपने सही सब सारी बातों का जवाब दे दिया। प्रोफेसर ने हमको कहा सर कि सारी बातों का आपने जवाब दे दिया, बट ऑल आर रॉन्ग। वो बोलते लेकिन सब गलत था। मतलब कभी भी उन चीजों को मानते ही नहीं थे, तो वहाँ पे तकलीफ होता था। तो वो चीजें मैं देखता हूँ सर कि आज भी जो इधर मैं बाहर आकर के कुछ लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, या फिर आगे और भी कोई काम करता हूँ, तो वो काम आता है सर, क्योंकि वो चीजें मैं इतना देख लेता हूँ सहना, या फिर अच्छा करने के बाद भी कहा जाता है कि जब लोग बेहतर करते हैं फिर भी अगर सामने वाला अप्रिशिएट नहीं करता है तो उसका महत्व खो जाता है। यही चीज है, एक्चुअली यही चीज है कि आप जब बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो आपको चैलेंज भी बड़ा होता है। और उसमें अपने आप को कंपोस्ट रख कर, है ना, टेंशन कम रख करके अपने आप को मतलब कहें कि लोगों के लिए तैयार रख करके करने में वो मदद आती है। जैसे मैं भी 5 साल का कोर्स किया, वहाँ भी इसी तरह का स्थिति था। वहाँ हम लोग का प्रैक्टिकल होता था, तो प्रैक्टिकल में पूरा जो है ना मसल्स और नर्व्स में ये डाल दिया जाता था, और फटाफट 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए खड़ा है, देखिए आगे बढ़िए, तो बहुत सारा तो वही है। वो एक्चुअली हम लोग को जीवन में एक कहिए तो एक प्रेरणा देती है, एक शिक्षा देती है कि आपको आने वाला स्ट्रगल में, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा भी प्रोफेशन इस जॉब में हमको मदद कर रही है कि हम भी बहुत जल्दी उतना एनवायड नहीं होते हैं। मैं ये तो देख रहा हूँ सर, मैं उतना एनवायड जल्दी नहीं होता हूँ। इसमें शायद एक वजह वो भी है कि हम लोग आगे उधर अपने ग्रेजुएशन में काफी और एक बैकग्राउंड भी सर उस तरह से है, तो कहीं ना कहीं काम करने में, क्योंकि आप बहुत जल्दी अगर कोई चीज से एनवायड हो जाइएगा तो वो काम को प्रभावित करेगा। इसलिए अपने आप को कंपोज करके काम करेंगे तो आपके लिए भी फायदेमंद है, आपके सेहत के लिए, साथ ही साथ लोगों का भी काम ज्यादा होगा। तो ये आपका कहना सही है कि जो हम लोग को जो शिक्षा मिलती है, या अगर आप पहले से अपने आप को तपा दिए हैं, है ना, लेवल अगर ऊपर कर दिए हैं, तो अगर दुख आएगा उससे कम तो कम लगेगा, है ना। जो आदमी देखा ही नहीं, उसको फीवर हो जाएगा तो उसको लगेगा कितना सरदर्द हो रहा है। लेकिन तो वही बात है कि आप अपने आप को अगर उतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उस लेवल पे लेवल ही हाई कर देते हैं, तो परेशानियां जो है वो थोड़ा सा कम फील हो। तैयारी में भी तो यही होता है ना, जो लोग मतलब इतिहास की तरफ पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता। एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर दे दो जेईई मेंस का, तो उसमें परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत माइंड का एक्सरसाइज कर करके, मैं हर जगह बोलता हूँ कि कोई बॉडी का एक्सरसाइज किया है तो बॉडी डेवलप होता है, माइंड का एक्सरसाइज किया तो माइंड डेवलप होता है, तो उसके लिए फिर कुछ नहीं बोल रहता है, बहुत आसान से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। और अगली बात मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे मेरी प्लानिंग है सर कि ये जो पूरा गुलामी के समय का जो प्रशासनिक या राजनीतिक इन सब सिस्टम के बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन
खास करके जो शैक्षणिक सिस्टम है सर, इसमें एक बहुत बड़ी बदलाव की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी संस्था हो जिसमें जो भी ऐसे सफल लोग हैं, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बारे में कह रहा था कि जितने भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट या फिर जो IIT में गए हैं, तो उनका 2-3 महीना, जो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खाली समय को बर्बाद करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आकर के स्कूल में या जो अंडर प्रिविलेज बच्चे इनको पढ़ाएं। तो आगे मेरी ऐसी प्लानिंग है सर कि एक ऐसी मतलब संस्था बनाया जाए जहाँ पे ऐसे लोगों की टीम रहे जो सक्सेस, मतलब जो अपनी जीवन में एक अच्छे मुकाम पे हैं, और वो उन बच्चों को इस तरह से पढ़ाए, मतलब चीजें स्मार्ट तरीके से बताए, जैसे कि मैं बताया सर। तो बहुत मुश्किल नहीं है चीजों, मतलब IIT कंप्लीट करना बहुत मुश्किल नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो मात्र 4 घंटा पढ़ता था सर, और IIT में उसका 50 रैंक है, जो मेरा रूममेट था सर। तो ये चीजें बहुत मतलब मुश्किल नहीं है, जरूरत है उस हिसाब से उसको करने का। तो हमारी एक प्लानिंग ऐसी भी है सर कि मैं स्टूडेंट के लिए एक ऐसा जो है संस्था बनाऊं जहाँ पे पढ़ने वाला हर बच्चा सफल है। कोई भी बच्चा, आज कमर्शलाइजेशन एजुकेशन में देखते हैं सर कि 6ठा 7वां 8वां नंबर लाखों रुपए बच्चे पे खर्च करते हैं, और बाद में पेरेंट्स फोन करके रोने लगते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए, स्कूल में मेरा बेटा टॉप करता था और आज जो है ये परफॉर्मेंस है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आगे आपकी मतलब क्या प्लानिंग है सर, जॉब के बाद या फिर कुछ ऐसा इस तरह का कोई प्लानिंग है क्या सर? देखिए, आपका जो मुहिम है, जो आप सोच कर आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका बहुत ही अच्छा सोच है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और इसीलिए मैं भी आपसे एक सिंपैथी रखता हूँ कि आप इतना समय निकालते हैं, और आपकी जो सोच है बहुत ही अच्छी सोच है। खास करके हमारे बिहार में जो बैकवर्ड इलाका के बच्चे जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अहम हो सकती है जो आपका सोच है। जितने लोग सफल जो लोग हैं, अगर वो लोग अपना कुछ टाइम भी दे दें ना, तो उनको एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, है ना। और जो चाहत रखने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, उस पर अगर आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल एक सफलता मिलेगी। और ये तो विदित है, आज हमारे बिहार से कितने लोग कोटा जाते हैं इंजीनियरिंग करने, मेडिकल करने, और उसका एक स्टैटिस्टिक्स अगर निकाल लिया जाए कि कितने लोग गए, उसमें कितना सफल हो गए, तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हर कोई जाने वाला सफल नहीं हो जाना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पटना में रह के, जो जैसे कि आपने बताया कि बहुत छोटे जगह रह के भी अच्छे रैंक ले आ रहे हैं, तो फिर ये दोनों स्टडी करने का विषय है कि आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ पे रह के भी वो लोग सफलता नहीं किया, और इस बच्चे में ऐसा क्या था कि यहाँ रह के सफलता किया। तो अगर यहाँ रह के सफल हुआ तो उसको हम लोग क्यों नहीं स्टिमुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका मुहिम है, इसको जहाँ तक अगर हमारी मदद होगा हम इसमें जरूर मदद करेंगे। अभी तो थोड़ा सा टाइम का पॉसिबिलिटी रहता है, इसलिए मैं उस तरह से बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ जब होगा, समय परमिट करेगा, मैं भी चाहूंगा कि कभी ऐसा क्लास लगे, तो इंजीनियरिंग में तो नहीं, लेकिन मेडिकल में अगर। और हम ये लोगों के बीच भी डिस्कस किए हैं सर कि जब तक हमारे सर पकड़ी ब्राह्मण में हैं, आगे भी मतलब लोगों के बीच अनाउंस करूंगा मैं, और ऐसा होगा जो लोग होंगे उनको बुला करके जो है सर जो है मार्गदर्शन करेंगे। तो और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जैसे आपने UPSC की तैयारी किया, तो क्या अभी सर इस सेवा में आकर के आपको ऐसा कुछ लगता है सर कि मैं उसको क्रैक किया होता और मैं उस सेवा में होता, ऐसा कुछ लगता है क्या सर आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि बड़ा प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिलता, और यही चाहत में लोग सिविल सर्विस की तैयारी किए थे, क्योंकि अभी BPSC करने से क्या है कि हमारा है ना बिहार का जो काम करने का मौका मिला है, तो ये भी कम नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पहले थोड़ा सा एक लगता था UPSC होना चाहिए, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे से इलाका में भी अगर आप हैं, तो आप कर सकते हैं, है ना। तो आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और मोर ओवर कि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा है और ये बहुत खराब है ना। मेरे घर में बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, तो मैं कोई भी नज़र से उस प्रोफेशन को कम नहीं आंकता हूँ, चाहे किसी भी चीज़ हो, मानवता की सेवा करना हो, या तो अपना अपना है। आप जिस चीज़ में अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, आपको जिस चीज़ में मन लगता है ना, वो चीज़। तो अब ये कहेंगे कि वहाँ नहीं होना, तो चूँकि मेहनत किए थे थोड़ा सा, तो वहाँ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा तो मन में ये लगता है कि वहाँ करने पे एक बड़ा दायरा मिलता है काम करने का। लेकिन चलिए, जहाँ भी है आदमी को खुश रह के काम करना चाहिए। और यही चीज़ सर, जब हम मतलब पेरिस गए थे सर, तो वहाँ पे लोगों के बीच डिस्कस होता था कि बिहार से इतना प्रतिभा है, IIT में है, मेडिकल में है, नासा तक बिहारी है, फिर भी हमारा बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है। तो लोगों का मतलब कहना ये था वहाँ के लोगों के, बिहारी लोग जब यहाँ से निकलते हैं, अच्छे बिहारी होते हैं, वो वापस बिहार को देने के लिए नहीं आते हैं। तो मैं वो बताया भी था सर कि एक लेडी थी, उनको मैं बोला था कि हमको बिहार की सेवा करनी है, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। और इसी में मतलब हम लोग को सर एक्चुअली थोड़ा फ्रेंच भाषा भी सीखना पड़ा था वहाँ पे, उसके लिए जाने के पहले फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में जो सिलेक्शन हुआ था, तो भाषा को इम्प्रूव करने के लिए
उस भाषा को सीखने के लिए हमने क्या किया था सर कि डायरी लिखना हम शुरू कर दिए थे। पहला दिन लिखे, दूसरा दिन लिखे और 1 महीने तक लिखे थे उसको। फिर वापस से आकर के उसको देखते थे तो बहुत सारी चीजें ऐसा पता चलता था कि कहाँ पे हमने जो है गलती किया, और फिर से उसको लिखना शुरू करते थे। तो इस तरह से भाषा के सुधार में जो है डायरी लिखना हमारे लिए बहुत कारगर साबित हुआ। तो ये भी एक बहुत लोगों के जहन में ऐसा होता है सर कि भाषा को हम कैसे मतलब इम्प्रूव करें। तो इसके बारे में सर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताएं सर कि इसको कैसे कोई भी इंग्लिश भाषा या हिंदी सीखना हो सर। जैसे कि हम शुरू में ही मैं बताया कि हम लोग यहाँ जो ग्रामीण परिवेश से पढ़े हैं तो हम लोग का इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है ना, अमूमन होता है। हालांकि अब तो बच्चे लोग सब हर जगह स्कूल की सुविधा हो गई है, प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो लेकिन हम लोग के समय में हम लोग जितने भी 4 हम लोग थे तो उसमें से सभी लोग का उतना अच्छा नहीं था। तो हम लोग जब बाहर गए, साउथ इंडिया पढ़ने गए, तो नेचुरल है वहाँ हम लोग को शुरू में खासकर फर्स्ट ईयर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा कोई भी चीज़ समझने में, क्योंकि वहाँ पे टीचर जो है 2 ही लैंग्वेज यूज करते थे, या तो इंग्लिश या समझाने के लिए कभी कभी कन्नड़ा। तो कन्नड़ा भी नहीं आती थी और इंग्लिश जो साइंटिफिक जो चीज़ है वो तो हम लोग समझ लेते थे, लेकिन समझाने के दरमियान मान लिया कुछ और चीज़ जो बोलते थे तो उसमें काफ़ी कठिनाई होती थी। तो इसलिए हम जब वहाँ फर्स्ट ईयर में थे तो हमारा भी यही इंटेंशन था कि किसी तरह हमको इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश क्योंकि आप जहाँ भी रहते हैं तो आपका वो लैंग्वेज जो है उसको समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ गए तो नेचुरल है कि आप वो लैंग्वेज पर अगर आपको कमांड हो जाता है तो आप वहाँ की चीज़ों को बहुत बखूबी समझ सकते हैं। वहाँ का कल्चर है, वहाँ सोसाइटी है, उसको बेटर वे में समझ सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके आदमी को ये तो है ही है कि लैंग्वेज, जितना बड़े बड़े लोग बहुत सारे लैंग्वेज जानते थे, बहुत सारे ऐसे नामी आदमी हैं, तो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले आदमी को जो भी लैंग्वेज सीखने का, तो मैं तो यही कहूँगा कि लैंग्वेज आदमी को तो जितना तरह का आदमी को जानकारी मिले, लोकल लैंग्वेज है तो लोकल लैंग्वेज भी आदमी को उससे परहेज नहीं करना चाहिए। और 2 चीज़ और मैं पूछूंगा सर। एक तो जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है सर कि मेरा गांव यहाँ पे है, तो नवोदय विद्यालय की बात जो मैं बताया था कि हमको भरपेट भोजन नहीं मिलता था सर। मैं मतलब मीठा रोटी जिस दिन मिलता था हमको त्योहार हो जाता था। तो नवोदय में जाने के पीछे मेरा यही था कि हमको भरपेट खाना खाना है। माँ बोलती थी कि अगर भरपेट भोजन करना है तो नवोदय में चले जाओ। फिर नवोदय में जा करके मैंने मतलब 8वीं क्लास से फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, और एक टीचर्स डे मनाया जाता है उस दिन जो तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, हाँ, तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर हो। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। कर रहे हैं, यह बहुत ही प्रेरणादायक है अन्य वैसे लोगों के लिए जो गांव से में रहकर सफलता पाने के बाद गांव को भूल जाते हैं। हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में पालिया भी इनको धन्यवाद भी देते हैं कि आपके गार्जियन के रूप में जो गरीब यहाँ अभिभावक हैं उनके गार्जियन के रूप में रितेश हैं आपके बीच में। रितेश जी के लिए, उनके अभिभावक को, इनके माता पिता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना होनहार बच्चा है आपका कि इस तरह की सफलता पाने के बाद अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मेरी शुभकामनाएं रितेश आपके लिए भी। बच्चे होते हैं, एक बच्चे दूसरे को पढ़ाते हैं। तो हम उस समय 9वीं क्लास में थे सर, और पीजीटी फिजिक्स बनने का हमको मौका मिला, और उन्होंने जज किया और पूरे विद्यालय में हमको पहला अवार्ड मिला था सर उस टीचर्स डे में, एज ए पीजीटी फिजिक्स 12th क्लास को पढ़ाया था। और इसीलिए सर मतलब फिजिक्स के सवाल में मैं पेन नहीं उठाता था, यही कारण। तो जब स्टेज पे हमको बुलाया गया सर, न मेरा कपड़ा अच्छा होता था, न हमारा शक्ल उतना अच्छा है, तो लोग जब ताली बजा रहे थे सर, 3रा प्राइज का अनाउंस हुआ, 2nd का और पहला का, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोग कह रहे थे कि स्टेज पे जाओ, और पूरा लोग बजाए जाते। मतलब पहली बार मेरे जीवन में कोई मेरे लिए ताली बजाया था। उसके पहले तो लोग मेरे कपड़े को लेकर के और सब चीज़ों को लेकर के व्यंग करते थे। तो जो लोग उस दिन जो ताली बजाए, उसी दिन लगा कि
कुछ ऐसा दुनिया में अगर मैं रहूंगा तो कुछ ऐसा करूंगा कि एक दिन मेरे लिए जो है देश और दुनिया ताली बजाए। और उसी दिन से जो है अपने अंदर एक जिद पाल करके मैं काम कर रहा हूँ। और ये भी एक वजह है सर कि मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने जॉब छोड़ दिया कि इतना तो अपने लिए एक जानवर भी जी लेता है। जो भी धरती पे लोग आए हैं वो खाते हैं पीते हैं। और फर्क है, हमको लगता है ऐसा कि भगवान इस विश्वास के साथ भेजा है कि तुम्हारा जो शरीर है, हमको ऐसा लगता है सर कि इस अपने शरीर को ऐसे जगह से निकल करके और यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला तो इस अपने शरीर को जो है किसी संस्थान या किसी कंपनी के हवाले हम नहीं कर दें। अगर ऐसा होगा तो बेईमानी होगा। तो इनके पीछे मेरा मोटिवेशन वो ताली था सर, जो मेरे लिए लोग बजाए थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताया, कि क्या सर आपको कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसे लोग या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको एकदम मतलब उस तरह का जुनून ला दिया हो कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे, या फिर सब चीज नॉर्मल वे में होता चला गया, मतलब मेहनत आपने किया सर? और आगे नहीं, एक्चुअली मेरे लाइफ में जो आप मोमेंट्स का बात किए वो एक मोमेंट्स आया था जब हम लोग एक जगह मतलब ट्यूशन पढ़ते थे। तो उनके टीचर जो थे वो परीक्षा लेते थे। तो उसमें मेरे जो बिहार से जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल थे सारे के टॉपर वहाँ पढ़ने आते थे। अच्छा, उस कोचिंग में सर? हाँ, उस क्लास था एक कौन सी क्लास की बात है सर? टीचर कब पढ़ते थे? 10th क्लास का मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो उसमें हमारे अदर्स स्कूल का भी एक रोल आता था। अच्छा, मेरा मित्र था लेकिन हम लोग आज तक जान नहीं पाए थे कि उसका एक रोल क्यों होता है। एक रोल क्यों? मेरा 30 रोल था, 28 या 30 था। तो चूंकि साथ में कभी हम देखे नहीं थे, वो अलग रूम में देता था, हम अलग रूम में देते थे। लेकिन वहाँ पे परीक्षा में थोड़ा मेहनत मतलब कि अच्छा था। लेकिन उस परीक्षा में क्या हुआ कि जितने लोग परीक्षा देते थे 50 लड़का लगता था, तो जिसका सबसे कम आता था वो सबसे ऊपर स्तर रखते थे। अच्छा। जिसका सबसे ज्यादा नंबर आता था उसका सबसे नीचे कॉपी होता था। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा सबसे नीचे है और संजोग से सबसे नीचे था। और वो पहला मेरे लाइफ में ऐसा था कि हम कहीं पे टॉप किए थे, और वो भी आदर्श स्कूल का एक रोल का हमसे कम नंबर आया था। दैट वाज ए वेरी क्या कहें एकदम लाइफ चेंजिंग मोमेंट। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैट्रिक में भी उससे मेरा 10 नंबर ज़्यादा आया था, बिहार बोर्ड का हुआ था। तो उसी के बाद हमको ऐसा लगा कि मान लिया जो अनबीटेबल था है ना, तो वो भी मतलब उसको भी बीट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही 10वां के बाद फिर मेरा जो है मतलब जो मैथ में मेरा बहुत कम नंबर आता था, उस मैथ में मेरा बहुत अच्छा नंबर, मतलब इवन की जो बिहार बोर्ड हुआ था 75 का, उसमें 2 पेपर होता था, मेरा दोनों में 74 आया था। मैट्रिक का परीक्षा दिया तो उसमें भी एक में मेरा 74 है और एक में 72 ऐसा कुछ है मार्क्स में, मतलब अच्छा नंबर है। तो जब हम इतने कमजोर थे, 9th तक मैथ में मेरा खराब नंबर आता था, मतलब किसी तरह 40% नंबर आ जाता था। अच्छा, तो फिर 10th में कैसे एकाएक बदल गया? हम तो वही हैं, तो मेरा मेहनत बदला होगा, मेरा अप्रोच बदला होगा, नहीं ना बदला। और रिजल्ट जो है वो इट हैज मतलब चेंज ड्रामेटिकली। और जो टॉपर है उसमें हमारे यहाँ 8 सेक्शन चलता है, और 8 सेक्शन का एक रोल, मतलब उसी हमारे आदर्श स्कूल का जो अभी टॉपर हैं हमसे 4 साल सीनियर, 3 साल, वो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी मनीष कुमार वर्मा। हाँ, जानते हैं, IIT दिल्ली से। हाँ, IIT बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे स्कूल के हैं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ का एक रोल मतलब वो समझ लीजिए कि 4-5 जिला का उस समय में वो सबसे क्रीम लड़का हुआ करता। तो लगा कि भाई कभी उससे भी हम नंबर ला सकते हैं, और वो मेरे लाइफ का एक क्या है तो चेंजिंग मोमेंट। उसके बाद अपना जो भी हुआ है। एक लास्ट चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, नवोदय विद्यालय की चूँकि चर्चा हुई और कुछ दिन पहले आपने बताया सर कि हो गया, तो उसमें मतलब हम ये कहना चाहते हैं सर कि आपने बताया था सर कि मेरी सिस्टर भी नवोदय विद्यालय से है जी। तो इस पर थोड़ी सी एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर कि मेरी माता जी भी एक बात कहा करती थी कि जैसे हम लोग 3 भाई हैं सर, तो कोई टीचर्स हैं, हम इधर हैं, तो कहा करती थी वही गोबर वाली बात कि गोबर से जो है एक गौ माता गोबर देती है, उससे 3 गोईठा बनता है। पहला गोईठा किसी घर के चूल्हे में जलता है, उसकी राख को कहीं भी लोग फेंक देते हैं। दूसरा गोईठा स्मशान घाट में जलता है, उसकी राख को लोग छूने से भी कतराते हैं। और तीसरा गोईठा जो है यक्षशाला में जलता है, उसकी राख को लोग चंदन की तरह लगाते हैं। तो गौ माता वही है, गोबर देने वाली भी वही है, गोईठा भी वही है, लेकिन अपने आप को कहाँ जलाता है उसके हिसाब से दुनिया उसकी कीमत लगाती है। ये मेरे माता जी हमेशा कहा करती थी सर। मेरी बहन जो बीच वाली है, सेकंड बहन है, वो नवोदय राजगीर से पढ़ी है, JNV राजगीर से। तो वो जब 5th क्लास में थी तो उसी समय उसके स्कूल से फॉर्म भराया गया था, और 6th में एडमिशन होता है। तो उस एग्जाम से एक दिन पहले हमारे घर के सारे लोग गए थे बाबा धाम, लेकिन वो उतनी छोटी उम्र में वो नहीं गई, क्योंकि परीक्षा था, जो कि जाने का बहुत मन होता है, रहा होगा, लेकिन वो नहीं गई। सब लोग बोले लेकिन वो नहीं गई थी। और अगला दिन मैं ही उसको परीक्षा दिलवाने के लिए ले गया था। तो परीक्षा देने के बाद हम पूछे कि कैसा परीक्षा गया, तो बोली थी कि हो जाएगा। लेकिन
उस समय में मैं उतना ये नहीं था सीरियस कि इसको हो जाएगा, इसलिए कि चूंकि मैं कभी उसको घर पे रह के नहीं देखा, तो चूंकि मैं रहता था हॉस्टल में, उसमें 2 साल हॉस्टल में रहे थे, लेकिन रिजल्ट निकला तो उसका हो गया था। और वो मोमेंट कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, वो मुझे लगता है कि उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ से पढ़ी, फिर 10th की, 10th के बाद वो साइंस कॉलेज गई, 12th में साइंस कॉलेज के बाद फिर वो गया मेडिकल से MBBS की, और अभी PG की है गायनी में PMCH से, और राइट नाउ अभी वो पोस्टेड है जमुई में, अपना क्लिनिक उसका है। तो मतलब कहीं ना कहीं बहन का भी मेरा जो कैरियर है वो जवाहर नवोदय विद्यालय जाने के बाद उसका एक शेप लिया, और वो उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसी तरह हमारे और भी मित्र हैं, कई हमारे वहाँ का DM जो कुंदन सर हैं सर, लास्ट मैं बात कहना चाहूंगा सर कि एक सबसे बड़ा चैलेंज बताइए सर, जो कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अभी तक जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आया, जिससे लगा कि इससे निपटना तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कभी लगा सर? क्योंकि इन सब चीजों को सुनने से भी लोग प्रेरित होते हैं सर, तो ये मैं चाहता हूँ सर कि आप एक बताएं सर, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ हो जो कि बहुत बड़ा चैलेंज लगा आपको। इसमें क्या कहा जाए भाई, चैलेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है सर, जैसे आप अगर उस तरह से देखते हैं तो एक चैलेंज तो ये भी था कि जब हम BPC तैयारी कर रहे थे, मतलब BPC का जब मैं परीक्षा दे रहा था, तो मेंस दिया था, मतलब उसी दरमियान मेरी माँ का बताया था कि पैरालिसिस अटैक आया था, और उनका मतलब हाफ पोर्शन जो है गॉट पैरालाइज्ड, उनका हाथ और पैर जो काम नहीं कर रहा था। उसी समय में मुझे इसका BPSC का इंटरव्यू, उस समय में चूँकि वो परिस्थिति हो गया था, हम घर में अकेले थे, अकेले हम भाई हैं, बहन लोग थी, लेकिन उस समय में बहुत हार्ड टाइम था, लेकिन किसी तरह आदमी फिर परीक्षा दिया उसी में। तो देखिए परिस्थिति तो आते रहता है, अच्छा बुरा, लेकिन आपको यू हैव टू मैनेज, तो उसी में फिर, और कभी कभी नेचर भी है आपको टेस्ट करता है ना, कि आप कितने मजबूत हैं। हाँ, वो भी टेस्ट करता है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है कि कोई ये कह दे कि हमारे जीवन में परेशानियाँ नहीं आई और हम स्ट्रगल नहीं की। वो जो है नेचर या ऊपर वाला परीक्षा सबको लेता है ना। तो बिल्कुल हम यही कहेंगे कि वो था। वैसे और भी है चैलेंज, तो जैसे मान लिया आदमी कोई भी चीज़ आप तैयारी करते हैं, तो आप कहीं एक परिवेश से निकल के दूसरे परिवेश में जाते हैं, है ना, वो भी अपने आप में एक चैलेंज होता है ना, वहाँ पे चीज़ों को। पकड़ी में सर मतलब और जगहों पे आपने काम किया सर, अलग लगा सर? ये मैं मतलब बिहिया में था एज ए डॉक्टर, उसका फिर ट्रेनिंग में लिया शेखपुरा में, इसके बाद 4 साल एज ए BDO में रहा सारण ईश्वरपुर ब्लॉक में। उसके बाद अभी मैं यहाँ 1 साल से हूँ। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि पकड़ी बरामा के लोग, पकड़ी बरामा के जनप्रतिनिधि, पकड़ी बरामा के ब्लॉक के जितने स्टाफ हैं, सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। खास की चीज़ों को जो होता है समझा देने के लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि। तो अभी तक जो 1 साल बीता है वो बहुत ही अच्छा बीता, और इसमें हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। खास के क्योंकि जब मैं आया था तो कहा गया था कि ये मतलब रिलीजियसली सेंसिटिव एरिया है, लेकिन 1 साल में मैंने जितना भी तरह का पर्व त्यौहार था सभी में हर ग्रुप के लोगों से हम लोगों ने मुलाकात कर करके काम किया है, तो अभी बहुत हर चीज़ स्मूथली हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ के सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, हर कौम हर वर्ग के लोग का कोऑपरेशन मिला है। और मैं यही चाहूँगा कि शांतिपूर्वक ढंग से सरकार की जितनी योजनाएँ हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएँ, और अपना जो एरिया है ब्लॉक है उसका डेवलपमेंट हो, यही मेरा निर्णय सोच है। कुछ हमने नौकरी छोड़ी है और अभी देश और दुनिया में एक बदलाव लाऊं, इसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ IIT दिल्ली पे। और जब भी मेरे पास खाली समय होता है, लोगों की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है। बाइबल में भी लिखा है कि लोग धन इकट्ठा करने के चलते मतलब कुछ भी कर जाते हैं लोग, और ऐसा लिखा है बाइबल में कि जो गलत तरीके से इकट्ठा किया हुआ धन होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जहां पर उसका सही इस्तेमाल होना है वहां पर पहुंच जाता है वो चीजें। तो मैं यही कहूंगा कि जब आपको ऐसे जगहों पे पहुंचने का मौका मिला या समाज के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिला, तो आप किसी संस्थान का, किसी सिस्टम का या सरकार का होकर के नहीं रहें, आप समाज का बने। और यही मेरा उद्देश्य भी है, और इसी चीजों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आत्मसंतुष्टि मिलती है, और चाहते हैं कि और लोग भी ऐसे चीजों में आगे आए, और यही मानव जीवन की सार्थकता है। मैं फिर से पकड़ी बरामा के प्रखंड विकास पदाधिकारी आदरणीय श्री अखिलेश कुमार सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने। धन्यवाद। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छी सोच के साथ आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, और आप इसको आगे बढ़ाइए, हम लोग सबका साथ है। और मैं तहे दिल से आप सभी का, आपका